अस्सलामुअलैकुम। जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो नाज़रीन, हमारी आज की इस वीडियो का टॉपिक है हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। एक्चुअली ये जो वीडियो है ये हमारा इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का जो कोर्स है उसकी एक इंट्रोडक्टिव वीडियो है जो कि कोर्स के स्टार्ट होने से बिल्कुल पहले आप देख रहे हैं। और हमारी इस वीडियो के बनाने का मकसद ये है कि हम ज़रा डिटेल में अपने व्यूअर्स को ये बात समझा सकें कि अपने चैनल पर हम उनको इंग्लिश सिखाने के लिए किस तरह से काम करवाएंगे, और जो हमारा इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का कोर्स है वो उसके कंपोनेंट्स जो हैं वो क्या क्या हैं। यानी हम इस वीडियो में ये चीज़ सीखने की कोशिश करेंगे कि हमने क्या क्या चीज़ें करवानी है अपने इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स में और उनको किस किस तरीके से हमने करवाना है। और जहाँ तक मसला है इस टॉपिक को समझने का, तो इस टॉपिक को समझाने के लिए व्यूअर्स मैंने अपना इंग्लिश लैंग्वेज के कोर्स से पहले चंद इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ बनाई हैं, वो प्लेलिस्ट में जाके आप देख लें। वो इस वक्त आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रही होंगी। और व्यूअर्स, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के हवाले से वाकई में ही संजीदा हैं तो फिर इस टॉपिक के ऊपर प्रॉपर कॉन्सेप्ट बिल्डिंग जो है ना वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है। यानी कि अगर आप अंग्रेज़ी ज़ुबान सीखना चाहते हैं तो फिर आपको बड़ी अच्छी तरीके से ये बात पता होनी चाहिए कि आप इसको किस तरह से सीख सकते हैं। तो जो मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ हैं वो बेसिक नॉलेज आपका डेवलप कर देंगी इस टॉपिक के ऊपर। और अगर आप मेरा इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स करना चाह रहे हैं तो फिर तो मेरी ये स्ट्रॉन्ग रेकमेंडेशन है आपके लिए कि आप मेरी ये इंट्रोडक्टरी वीडियो ज़रूर देखें। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश सीखने के मुख्तलिफ मराहल और उनमें आने वाले जो मुख्तलिफ मसाइल हैं, जब तक आपको उनसे अच्छी तरह से आगाही हासिल नहीं होगी आप स्मूथली काम नहीं कर पाएंगे। तो जो मेरी इंट्रोडक्टरी वीडियोज़ हैं वो आपके बेसिक कॉन्सेप्ट और बेसिक नॉलेज आपका डेवलप कर देंगी इस टॉपिक के ऊपर कि आप इंग्लिश को एज ए लैंग्वेज आखिरकार सीख किस तरह से सकते हैं। आपके बहुत सारे सवाल, परेशानियां, एम्बिग्विटीज़ आपकी क्लियर होती जाएंगी जैसे आप उन वीडियोज़ को देखेंगे। और ये मेरी गारंटी है कि उन वीडियोज़ को देख के आपका टाइम बिल्कुल ज़ाया नहीं होगा। एटलीस्ट इतना ज़रूर हो जाएगा कि आप ये सोचना लग जाएंगे, आपके अंदर ये सोच डेवलप हो जाएगी कि इंग्लिश लैंग्वेज और उसको सीखना ये दोनों ही को बहुत ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, आप इसे आसानी से कर सकते हैं। और मुझे ये भी उम्मीद है कि जिस तरह अभी मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ अपनी इंट्रोडक्टिव वीडियोज़, जब आप इनको देख लेंगे तो फिर आप दूसरे लोगों को ये रिकमेंड किया करेंगे। इतनी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव है, बड़ी मेहनत की है उनको बनाने में, ताकि आप लोगों का जो है बेसिक नॉलेज जो है वो इस चीज़ के ऊपर डेवलप हो जाए कि आखिरकार आपने इंग्लिश लैंग्वेज को सीखना है तो किस तरह से सीखना है। और जिन लोगों ने ऑलरेडी मेरा इंट्रोडक्टिव वीडियोज़ वो वाली देख ली हैं तो वो मेरी इस वीडियो को फॉरवर्ड करके वहाँ से देखना शुरू कर सकते हैं, जहाँ से मैं बाकायदा से बोर्ड के ऊपर कोर्स के हवाले से जो है ब्रीफिंग देना शुरू करता हूँ। और ये इंट्रोडक्टिव वीडियोज़ जो हैं ये मैंने दो कैटेगरीज़ के अंदर बनाई हैं। पहली कैटेगरी में 6 से 7 जनरल वीडियोज़ हैं इंग्लिश को सीखने के लिए और एक मोटिवेशनल वीडियो है। तो ये वीडियो सब ने देखनी है जो भी इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इसके अलावा मैंने डिफरेंट फील्ड्स के ऊपर वीडियो बनाई हैं, यानी जो भी आप इम्तहानात देना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड मैंने वीडियोज़ बनाई हैं। यानी कि 4 वीडियोज़ मैंने बीए के स्टूडेंट्स के लिए बनाई हैं, तकरीबन 2-3 वीडियोज़ जो हैं वो CSS PMS करने वाले, और इसी तरह जिन्होंने MCQs वाला मुकाबले का इम्तहान देना है उनके लिए, जो आइल्स करना चाह रहे हैं, जो सिविल जज का इम्तहान देना चाह रहे हैं, तो सब के लिए उनके फील्ड के लिहाज से एक एक दो वीडियोज़ बनाई हैं। तो आपने जनरल वीडियो सब ने देखनी है, बाकी आप अपने रेलिवेंट फील्ड के लिहाज से जो वीडियोज़ हैं उनको भी ज़रूर देखें, क्योंकि जो फील्ड स्पेसिफिक वीडियो हैं इनके अंदर मैंने ये बात समझाने की कोशिश की है कि जो आपका इम्तहान है, जो भी आप जिसकी तैयारी कर रहे हैं या जो भी आपका फील्ड है, उसकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपने उनको सीखने के लिए क्या करना है, कैसे आपने उन रिक्वायरमेंट्स जो हैं उनको हैंडल करना है। अच्छा, इन इंट्रोडक्टिव वीडियोज़ का फॉर्मेट कुछ इस तरह से है कि एक वीडियो के दौरान ना मैं मज़ीद कई वीडियोज़ रिकमेंड कर देता हूँ, और ये भी हो सकता है कि सेम कंटेंट जो है वो डिफरेंट वीडियोज़ के अंदर रिपीट हो जाए, तो कुछ लोगों का एतराज़ इस चीज़ पर हो सकता है। तो मैं सब लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि जब हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स बाकायदा तौर पर शुरू हो जाएगा ना, तो कोर्स की वीडियोज़ के दौरान ऐसा नहीं होगा कि बार बार मैं चीज़ों को रिपीट करूँ या एक वीडियो से दूसरी वीडियो रिकमेंड करूँ। ये सिर्फ इंट्रोडक्टिव वीडियोज़ की हद तक है। कोर्स की जो वीडियोज़ हैं वो तो एक सीक्वेंस में चलेंगी और स्टेप बाय स्टेप जो है वो आपकी लर्निंग डेवलप होती जाएगी। हाँ, कोर्स की वीडियो में सिर्फ इतना हो सकता है कि एक बार जो है नए जो व्यूअर्स हैं उनके लिए सिर्फ उनको थोड़ा सा गाइड कर दिया जाए कि वो हमारी इंट्रोडक्टिव वीडियोज़ भी देखें, खासकर ये जो वीडियो भी चल रही है इसको देख लें। इस मकसद के लिए भी हो सकता है कि बीच में हम कोई ऐड चला दें और जो पुराने व्यूअर्स होंगे तो उस ऐड को स्किप कर सकेंगे। व्यूअर्स, अगर इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपकी थोड़ी बहुत बेस बनी हुई है तो आप सेल्फ स्टडी के ज़रिए उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, लेकिन इस हवाले से मेरा मशवरा यही है कि अगर किसी टीचर से कंसल्ट कर लिया जाए तो वो ज़्यादा सूदमंद साबित होता है। उसकी वजह यह है कि टीचर के पास एक तो एक्सपीरियंस होता है
और उसका रिसर्च वर्क होता है, तो वो आपका बहुत सारा टाइम ज़ाया होने से बचा लेते हैं, आपको वो ट्रैक पे रखते हैं। वरना अगर आप खुद से लैंग्वेज को सीखते हैं तो हो सकता है कि आप बहुत सारा टाइम जो है वो लैंग्वेज को सीखने के लिए किए गए मुख्तलिफ तजर्बात के अंदर जो है वो ज़ाया कर लें। लेकिन टीचर का इंतखाब भी आपने सोच समझ के करना है। टीचर ऐसा होना चाहिए कि जिसके पास लैंग्वेज का टेक्निकल नॉलेज जो है वो हो, और साथ में टीचिंग मेथडोलॉजी भी उसकी जो है अच्छी हो, यानी उसके पास टीचिंग एक्सपीरियंस भी हो। तो ये दो डिफरेंट चीज़ें हैं। बाद लोग ऐसे होते हैं उनके पास नॉलेज बहुत होता है लेकिन वो कन्वे नहीं कर पाते। तो टीचर का ऐसे का इंतखाब करें कि जिसके पास लैंग्वेज के ऊपर भी जिसको अबूर हासिल हो, और जो है उसके पास टीचिंग का एक्सपीरियंस भी हो, यानी उसको कन्वे भी जो अच्छे तरीके से वो करे। उसे स्टूडेंट्स की जो नफ्सियात हैं और जो मसाइल हैं उसकी समझ हो टीचर को, और उसे इस चीज़ से बड़ा उसका एक्सपीरियंस हो कि लैंग्वेज को सीखने के हवाले से जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या मसाइल जो हैं वो पेश आते हैं, और उन मसाइल के पेश नज़र जो हैं वो स्टूडेंट्स की फिर लर्निंग रिक्वायरमेंट क्या है और उन लर्निंग रिक्वायरमेंट को किस तरह से पूरा किया जा सकता है। व्यूअर्स, मैं भी आप लोगों के लिए इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का एक मुकम्मल कोर्स लेकर हाजिर हुआ हूँ। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि यूट्यूब पर ऑलरेडी ही बहुत से चैनल्स हैं और बहुत से टीचर्स हैं जो इंग्लिश सिखाने के लिहाज से बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, तो फिर आप हमसे क्यों इंग्लिश सीखें? यानी कि हमारे अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है कि आपको हमसे इंग्लिश सीखनी चाहिए? तो पहले मैं इस बात को ज़रा क्लियर कर दूँ, कोर्स को हम बाद में डिस्कस करते हैं। देखें व्यूअर्स, लाइफ में हमने जब भी कोई काम करना होता है ना, तो उस काम को करने से पहले उस काम के करने की तरतीब को समझना बहुत ज़रूरी होता है कि हम उसको किस तरतीब के साथ साथ अंजाम देंगे। इसी तरह एजुकेशन और लर्निंग का जो अमल है वो भी स्टेप बाय स्टेप ही होता है, और इसे हम कहते हैं लर्निंग लेडर। तो अंग्रेज़ी सीखने का जो अमल है वो भी बिल्कुल इसी तरह से स्टेप बाय स्टेप होगा तो आप उसको सीख पाएंगे, वरना वो मुश्किल हो जाएगा। क्योंकि इंग्लिश लैंग्वेज जो है इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं, और उन कंपोनेंट्स को आप एक ख़ास तरतीब के साथ एक सीक्वेंस के अंदर रहते हुए सीखेंगे तो ही आपको उनकी जो है सही समझ आएगी, तभी जाके आपकी कंसेप्चुअल बेस बनेगी और आपके अंदर वो स्किल डेवलप होगी। और इसका दूसरा फ़ायदा ये है कि जब आप सीक्वेंस से चलते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं ना आप, तो उससे फिर ये होता है कि आपका जो सफ़र है वो बड़ा स्मूथ रहता है, आपको मुश्किल नहीं पेश आती दौरान सफ़र। उसकी वजह ये है ना कि एक स्टेप के ऊपर जो आपने सीखा होता है, जो पढ़ा होता है, वो नेक्स्ट स्टेप पे आपके आपके वो काम आता है, पिछला पढ़ा हुआ। तो आपका सफ़र जो है फिर बड़ा स्मूथ रहता है, आप बड़ी आसानी से और बड़ी मोटिवेशन से अपने मंजिल की तरफ जो है वो गामजन रहते हैं, और जो आपकी महारत की मंजिल है वो आप स्टेप बाय स्टेप सीखते हुए वहाँ पर बिलाखिर पहुँच जाते हैं। तो मोटिवेशन आपको इस चीज़ की होती है कि दौरान सफ़र आपको ये चीज़ महसूस होती है कि आप इम्प्रूव कर रहे हैं, और ये जो इम्प्रूवमेंट की मोटिवेशन होती है ये बहुत बड़ी मोटिवेशन होती है। ये आपको ज़्यादा से ज़्यादा काम करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने के लिए आपको उकसाती है, आपको एनर्जी फ्राहम करती है, आपको फ्रेश रखती है, आप तरोताज़ा महसूस करते हैं। और दूसरी बात ये है कि किसी भी लैंग्वेज को सीखने के लिए होलिस्टिक अप्रोच की ज़रूरत होती है। एक होलिस्टिक थ्योरी है, द होल इज़ ग्रेटर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, यानी कि किसी भी चीज़ को उसके हिस्सों में तकसीम करके आप उसको मुकम्मल तौर पर नहीं समझ सकते हैं जब तक कि उस चीज़ की पूरी पिक्चर आपके माइंड के अंदर क्लियर नहीं हो जाती। तो लैंग्वेज भी इसी तरीके से सिखाई जा सकती है। आपने किसी को लैंग्वेज सिखानी है तो आपको उसको उसका पूरा पैकेज देना पड़ेगा। स्टूडेंट के सामने इंग्लिश लैंग्वेज जो है उसके सीखने का पूरा प्रोसेस है, उसका एक प्लान स्टूडेंट को देना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ें हैं, आप इसको इस तरीके से कर लेंगे तो आप अपनी मतलूबा एक्सपर्टीज जो है वो हासिल कर लेंगे लैंग्वेज के अंदर। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ दैट कि आपको ऐसा करने में कितना टाइम लगेगा अंदाज़न। तो जब तक आपके जहन में ये क्लैरिटी नहीं होती कि इंग्लिश लैंग्वेज को जो सीखने का जो प्रोसेस है उसकी पूरी पिक्चर आपके माइंड के अंदर नहीं बनती, तो आप आखिर तक कंफ्यूज रहेंगे, आपको समझ ही नहीं आएगी कि आपने शुरू कहाँ से करना है, ख़त्म कहाँ पे करना है, क्या नहीं करना, आखिर कब आप इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर अपनी मतलूबा जो है महारत हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। तो इस तरह की एक जो है शकूक व शुबहात वाली जो सूरत हाल है और जो एक मुबहिम सिचुएशन है, ये लर्निंग प्रोसेस की जो एफिशिएंसी है उसका बेड़ा गर्क कर देती है, और स्टूडेंट्स की मोटिवेशन का भी, जो कि शर्त अव्वल है किसी भी चीज़ को सीखने के लिए। यूट्यूब पे जो चैनल्स इंग्लिश सिखा रहे हैं उनके अंदर ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, यानी ना तो वो स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखने का कंप्लीट पैकेज देते हैं और ना ही इसको सीखने का वो सीक्वेंस समझाते हैं। बहुत अच्छे चैनल्स भी मैंने देखे हैं जो कि बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट्स को इंग्लिश सिखा रहे हैं, लेकिन उनके अंदर भी मैंने ये दो चीज़ें मिस देखी हैं, यानी कि कंप्लीट पैकेज ऑफ इंग्लिश लर्निंग विद द सीक्वेंस ऑफ लर्निंग।
ये चीज़ मैंने किसी चैनल के अंदर नहीं देखी। हो सकता है कि कोई चैनल इस तरह से काम करवा भी रहा हो, लेकिन एटलीस्ट मेरी नज़रों से नहीं गुजरा। यूट्यूब के ऊपर मेन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि चूँकि यूट्यूब की वीडियोज़ के ऊपर पैसे मिलते हैं, तो फिर यूट्यूबर्स क्या करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ बनाने के चक्करों में ना खामखा से चीज़ों को कॉम्प्लेक्स बना देते हैं और उनको तूल देते जाते हैं, जिससे क्या होता है वीडियोज़ का एक लामुतनाही सिलसिला शुरू हो जाता है। अब इस तरह की सूरत हाल में ऐसे लोग जिनको ऑलरेडी इंग्लिश आती है, उनको तो कोई फ़ायदा हो जाता है कि फ़र्ज़ करें उनको किसी टॉपिक के ऊपर अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो वो स्पेसिफिक टॉपिक के ऊपर सर्च करके तो अपना वो नॉलेज जो है उसको रिवाइज कर लेंगे, इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन जो नए लर्नर्स हैं या कोई ऐसा शख्स जो किसी ख़ास एकेडमिक या प्रोफेशनल पर्पज़ के लिए इंग्लिश सीखना चाहता है, ऐसे लोगों को कोई फ़ायदा नहीं होता। उसकी वजह ये है, अव्वल तो इतनी ज़्यादा वीडियोज़ को देखकर, उनकी कॉम्प्लेक्सिटी और बारीकियों को देखकर तो नया बंदा तो वैसे घबरा जाता है, दिल छोड़ जाता है कि यार ये काम तो मेरे बस का बात ही नहीं है, कि पता नहीं कितना कि ये मुश्किल जो है ये काम है। तो जो लोग मुस्तकिल मिजाज होते हैं उनको बेचारों को समझ ही नहीं आती कि क्या करना है, कैसे करना है, एंड द मोस्ट इम्पोर्टेंट कितना करना है। यानी उनको ये समझ नहीं आती कि इंग्लिश सीखनी है तो उन्होंने स्टार्ट कहाँ से लेना है, ये सिलसिला जो है कब मुकम्मल होगा, कब वो इंग्लिश में अपनी महारत जो है वो हासिल कर पाएंगे। और ऐसी सूरत हाल को मज़ीद कॉम्प्लेक्स बना देते हैं टीचर हजरात या वो लोग जिन्होंने कुछ स्पेसिफिक एग्ज़ाम क्लियर कर लिया होता है। अब ये लोग क्या करते हैं, ये अपने काम की धाक बैठाने के लिए या दूसरे लोगों को मरूब करने के लिए ऐसी ऐसी टिप्स ट्रिक्स बुक्स जो चीज़ें बताते हैं जो उन्होंने खुद भी नहीं की होती। अब उससे ये होता है कि इनका तो रोब बन जाता है, लेकिन जो सुनने वाला होता है ना वो बेचारा, उसके लिए चीज़ें जानलेवा साबित होती हैं कि वो चीज़ें उसको मज़ीद कॉम्प्लेक्स लगने लग जाती हैं। और जो नए लर्नर्स होते हैं उन बेचारों की जो है परेशानी और कन्फ्यूजन में इस तरह की बातें और नित नई वीडियोज़ जो हैं रोज़ाना देख के वो मज़ीद से मज़ीद परेशान और मज़ीद से मज़ीद जो है वो कन्फ्यूज़ होते चले जाते हैं। शायद ही कोई चैनल ऐसा हो जो कि ये बात समझाता हो कि भाई अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं ना तो इंग्लिश के ये जो कंपोनेंट्स हैं ना आपको इस तरीके से आप इनको कर लेंगे तो आप एटलीस्ट अपनी ज़रूरतों के मुताबिक जो है ना वो इंग्लिश में महारत हासिल करने के काबिल हो जाएंगे। अच्छा, आप लोगों ने ये भी नोट किया होगा कि बहुत से इंग्लिश सिखाने वाले जो चैनल्स हैं उन्होंने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो है वो इंग्लिश ही रखा हुआ है। अब ऐसा क्यों किया हुआ उन्होंने? जस्ट ऑडियंस को मरूब करने के लिए। वरना एजुकेशन प्रोसेस का ये बेसिक प्रिंसिपल है कि आपने किसी शख्स को कोई नई चीज़ सिखानी है तो उसको उसकी लैंग्वेज के अंदर सिखाएं, उसको उसकी नेटिव लैंग्वेज के अंदर सिखाएं या उस लैंग्वेज के अंदर सिखाएं जिसको वो बहुत बेहतर तरीके से समझ सकता है। ठीक है ना? अब आप खुद सोचें कि एक बंदा है उसको इंग्लिश नहीं आती, अब आप उसको इंग्लिश में बातचीत करके कैसे इंग्लिश सिखा लेंगे? मुझे तो ये बात वैसे ही बड़ी मजाक खेज लगती है। इसके अलावा ये भी चीज़ मैंने नोट की है कि यूट्यूब के ऊपर जो डिफरेंट वीडियोस हैं वो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सपोर्ट नहीं करती, और अगर करते भी हैं तो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी नहीं करवाती। यहाँ पर ये मैं बात क्लियर करता जाऊँ, पहले भी मैं अक्सर ये बात कहता रहता हूँ कि जब मैं ये यूट्यूब के डिफरेंट चैनल्स की इस तरह से बात कर रहा होता हूँ तो बेसिकली मैं इश्यूज़ को डिस्कस कर रहा हूँ जो मैंने जो देखे हैं कि ये प्रॉब्लम आ रहा है। मेरा मकसद किसी चैनल को क्रिटिसाइज़ करना नहीं है। बहुत से चैनल्स हैं बहुत अच्छा काम करवा रहे हैं, मुझसे भी शायद अच्छा काम करवा रहे होंगे, ठीक है, यकीनन। ये जस्ट मैं आपसे प्रॉब्लम्स डिस्कस कर रहा होता हूँ कि ये प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, तो लिहाजा आपने ये नहीं समझना कि मैं किसी चैनल को क्रिटिसाइज़ कर रहा हूँ। खैर, दूसरों को छोड़ें, हम बात करते हैं अपने चैनल की। पहली बात तो ये है कि हम स्टूडेंट्स को कंप्लीट पैकेज देते हैं इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए, और ना सिर्फ पैकेज देते हैं बल्कि उसको सीखने का सीक्वेंस भी समझाते हैं। यानी कि हम स्टूडेंट्स को ये बात क्लियर करवाते हैं कि आपने किस तरतीब के साथ जो है ये सारे कंपोनेंट, ये सारी चीज़ें सीखनी हैं। इन्हीं दो बातों को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने ये वीडियो बनाई है जो भी आप देख रहे हैं, और थोड़ी देर बाद इस बोर्ड के ऊपर मैं इस पैकेज के अंदर शामिल जितने भी इंग्लिश के कंपोनेंट्स हैं ना उनको एक ख़ास तरतीब के अंदर लिख कर आपको समझाऊंगा कि भाई ये चीज़ें हैं, आप इसी तरतीब के साथ इनको कर लेंगे तो आप इंग्लिश में माहिर बन जाएंगे। यानी कि मैं आपके सामने ना एक प्लान रखूँगा जिसको देख के आपके अंदर एक कंप्लीट पिक्चर बन जाएगी इस चीज़ की कि हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। और ये सारी चीज़ें हम इसी तरतीब के साथ आपको अपने चैनल के ऊपर तैयार भी करवाएंगे। और दूसरी अहम बात इस हवाले से ये है कि हमारा जो इंग्लिश लैंग्वेज लर्निंग का कोर्स है वो तमाम तरह के इंग्लिश सीखने वाले लोगों के लिए यकसां तौर पर मुफीद है। चाहे कोई शौकिया सीखना चाह रहा है, चाहे कोई मुकाबले का इम्तहान में अपीयर होना चाहता है, आइल्स करना चाहता है, या किसी भी मकसद के लिए इंग्लिश सीखना चाहता है, तो उन सब लोगों की ये हमारा जो कोर्स है प्रोफेशनल एंड एकेडमिक जो रिक्वायरमेंट्स है
उनको पूरा करेगा। उसकी वजह यह है कि इंग्लिश लैंग्वेज एक ही है। ये एक बड़ा गलत कॉन्सेप्ट बन गया है कि जी बीए की इंग्लिश, सीएसएस की इंग्लिश, आइल्स की इंग्लिश। देखें, अगर आप अंग्रेज़ी ज़ुबान को किसी फील्ड के साथ रिलेट करके सीखने की कोशिश करेंगे ना, तो आप अपनी अप्रोच को नैरो करेंगे। कभी भी इंग्लिश लैंग्वेज के जो कॉन्सेप्ट हैं मुकम्मल तौर पर आपकी समझ में नहीं आएंगे। देखें, आपने एक दफ़ा अंग्रेज़ी को एज ए लैंग्वेज सीख लिया ना, तो किसी फील्ड में भी जाकर आपका सामना इंग्लिश के साथ होगा तो आप घबराएंगे नहीं, आपको परेशानी नहीं होगी। हाँ, ये एक अलहदा बात है कि इंग्लिश लैंग्वेज के जो डिफरेंट एग्ज़ाम्स हैं, उनके अंदर जो है इंग्लिश लैंग्वेज के डिफरेंट फॉर्मेट्स के लिहाज से डिफरेंट जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी रिक्वायरमेंट या डिमांड्स डिफरेंट होती हैं। लेकिन आपके लिए अच्छी खबर यह है कि हम अपने इस चैनल पे एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको इंग्लिश की तैयारी करवाएंगे, जिसमें कि मैट्रिक से लेके मास्टर्स तक की इंग्लिश, बीए की इंग्लिश, सीएसएस पीएमएस की इंग्लिश, आइल्स की इंग्लिश, मुकाबले के जितने भी इम्तहानात हैं उनकी इंग्लिश जो है, इंग्लिश सब्जेक्ट है, उसकी आपको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी प्रेपरेशन करवाएंगे। और ये कैसे करवाएंगे ये बात मैं आपको बताऊँगा इस वीडियो के आखिर में। और एक और अहम बात यह है कि आप लोगों को मरूब करने के लिए या आप लोगों पर अपने काम की धाक बैठाने के लिए हम खामखा से चीज़ों को कॉम्प्लेक्स नहीं करेंगे, ना इनको तूल देंगे, बल्कि बहुत सिंपल और इजी वे में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ काम करते हुए आपको बिल्कुल भी किसी किस्म का बर्डन या प्रेशर फील नहीं होगा, बल्कि हमारे साथ काम करके आप इंजॉय करेंगे और बड़े ही ना गैर महसूस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है ना आपकी इंग्लिश जो है इम्प्रूव होती चली जाएगी, आपको पता भी नहीं चलेगा। और हमारा ये जो चैनल है पाकिस्तान एजुकेशन प्रोग्राम, क्योंकि इस पे इंग्लिश मैंने आप लोगों को पढ़ानी है, तो थोड़ा सा तारुफ मैं आपको अपना करवाता चलूँ। नाम तो आप लोगों को मेरा पता ही होगा। मैं तकरीबन पिछले 10 सालों से पढ़ा रहा हूँ। उसमें ऐसा है कि मैंने एफएससी के बाद पढ़ाना शुरू कर दिया था, तो बाद में मेरी स्टडी और टीचिंग जो है ये साथ साथ चलते रहे। अब तो काफ़ी अरसे से मैं एज ए फुल टाइम जो है जॉब कन्वेंशनली एक अदारे के अंदर पढ़ा भी रहा हूँ। और मैं टीचर कैसा हूँ ये तो आप लोग ही मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन के अंदर जाकर मेरी डिफरेंट वीडियोस के दौरान। और बाकी जो मैं अपने बारे में जानता हूँ वो ये है कि मैंने कभी भी खुद को ये नहीं समझा कि मैं कोई बड़ा आलम फाजिल किस्म का बंदा हूँ या बड़ा लर्नड हूँ, बड़ा क्वालिफाइड हूँ, बड़ा जी कोई प्रोफेशनिस्ट हूँ, या एटलीस्ट ये कि मैं इंग्लिश में बड़ा कोई माहिर किस्म का इंसान हूँ, और मैं हूँ भी नहीं। उन्हीं चीज़ों से पढ़कर मैंने आप लोगों को पढ़ाना है, जिन बुक्स से आप उम्मन अपने घरों में खुद से बढ़ते हैं। और इस चीज़ के भी चांसेस हैं कि मुझसे गलतियां भी होंगी और डेफ़िनेटली होंगी, और जब आप लोग मुझे मेरी गलतियों के बारे में बताएंगे तो इससे बहुत कुछ मैं सीखूंगा भी। टीचिंग वैसे भी एक टू वे प्रोसेस है, तो हम कह सकते हैं कि हम लोग इस चैनल पर मिल के इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने की कोशिश करेंगे। मैं आप लोगों को सिखाऊँगा, आप लोग मुझे सिखाएँगे। बाकी मैं हमेशा अल्लाह पाक की ज़ात का शुक्र अदा करता हूँ, और मुझे फ़ख्र है इस बात पे कि अल्लाह पाक ने मेरे दिल के अंदर मेरे जो स्टूडेंट्स हैं उनका एहसास और मोहब्बत को रखा है। इसमें कोई शक नहीं है कि ये सारा काम जो है वो मैंने अपने फ़ायदे के लिए किया है, लेकिन मैंने इस कोर्स की एक एक वीडियो को बड़े दिल से और बड़े खुलूस नीयत से बनाया है। मैं जब भी इनको तैयार कर रहा होता हूँ तो मेरे तसव्वुर के अंदर मेरे स्टूडेंट्स रहते हैं कि यार मैं वीडियो ये बना रहा हूँ तो इनको देख के मेरे व्यूअर्स का फ़ायदा हो, किसी का टाइम ज़ाया ना हो। और ये मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि किसी अननोन जगह पे कोई अननोन शख्स मुझे मिले और वो मिलकर मुझे ये कहे कि सर आपकी वीडियोस देखी हैं और वीडियोस को देखकर मैंने कुछ सीखा है, मेरी इंग्लिश इंप्रूव हुई है और मैंने कुछ अचीव किया है। यकीन जानिए उस दिन मैं ये समझूंगा कि ये सारा काम करने का मेरा मकसद जो है ना वो पूरा हो गया है। गर्ज बात करने का मकसद ये है कि जब मुझे पता चलता है कि मेरे स्टूडेंट्स ने या किसी भी शख्स ने मुझसे कुछ सीखा है और सीख के कुछ अचीव किया है, कुछ उसका फ़ायदा हुआ है, तो इस चीज़ से मुझे रूहानी सुकून मिलता है। और आप लोगों से भी मेरी रिक्वेस्ट है कि अल्लाह पाक से मेरे लिए दुआ करते रहिएगा कि अल्लाह पाक मुझे इसी तरह काम करने की तौफीक देते भी रहें और मेरे काम से लोगों का जो है वो फ़ायदा भी होता रहे, क्योंकि तासीर तो अल्लाह पाक ने रखनी होती है, इंसान सिर्फ एफ़र्ट कर सकता है, अल्लाह ही आपकी बात में असर रखते हैं। तो अल्लाह से मैं भी दुआ करता हूँ कि या अल्लाह जो है ना मेरी बात में असर रख, लोगों का फ़ायदा हो, तो मेरी आक़िबत भी संभली जाए। तो आप लोग जो हैं आप लोग भी मेरे लिए दुआ ज़रूर कीजिएगा। चलें जी, अब आते हैं हम अपने कोर्स डिज़ाइन की तरफ कि इंग्लिश लैंग्वेज को सीखने के लिए हमने कौन कौन सी चीज़ें तैयार करनी हैं, किस तरतीब में उनको सीखना है और कैसे कैसे सीखना है। तो इस हवाले से सबसे पहली बात तो ये है कि चूँकि हमारा जो कोर्स कंटेंट है, यानी जो हमारा सिलेबस है हमारे कोर्स का, वो एक ही बार में जो है वो बोर्ड के ऊपर नहीं लिखा जा सकता। तो जैसे जैसे ये वीडियो आगे मूव करेगी ये सारा जो बोर्ड का मटेरियल है ये साथ साथ चेंज होता रहेगा।
और ये सारा जो कोर्स कंटेंट है ये मैंने अलहदा से टाइप करके गूगल ड्राइव के ऊपर रखवा दिया है। लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद है, आप वहाँ से भी डाउनलोड करके जो है वो अपना कोर्स कंटेंट और जो प्लान है इसको समझ सकते हैं। लेकिन ये मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर इस बात को रिपीट कर रहा हूँ कि ये सबसे पहला और ज़रूरी स्टेप है इंग्लिश लैंग्वेज को समझने के लिए। यानी कि कोर्स के शुरू होने से पहले आपके माइंड के अंदर एक क्लियर पिक्चर हो, आपका माइंडसेट डेवलप हो चुका हो कि फ्यूचर में आप करने क्या जा रहे हैं, क्या प्लान है आपका। और दूसरी बात यह है कि बोर्ड के ऊपर बहुत सारा मटेरियल, कोर्स कंटेंट या जो मैंने गूगल ड्राइव के ऊपर मटेरियल रखा हुआ है, सिलेबस रखा हुआ है, उसमें बहुत ज़्यादा देख के आपने चीज़ों को घबरा नहीं जाना, परेशान नहीं हो जाना कि पता नहीं ये कितना लंबा कोर्स है, कब ख़त्म होगा। असल में मैंने इसको डिटेल में डिस्क्राइब किया है, ज़रा खोल खोल के चीज़ों को समझाया, तो इसलिए आपको ज़्यादा लग रहा है। लेकिन जब एक्चुअली आप कोर्स को शुरू कर लेंगे तो इंशाल्लाह वो बहुत जल्द कंप्लीट हो जाएगा। इस वीडियो के आखिर में मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा अभी कि अंदाज़न आपको कितना टाइम लगेगा इस कोर्स को कंप्लीट करने में। व्यूअर्स, हमारा इंग्लिश लैंग्वेज का जो कोर्स है उसके दो मेजर पोर्शंस हैं, एक बेसिक इंग्लिश कोर्स और दूसरा एडवांस इंग्लिश कोर्स। जो बेसिक इंग्लिश कोर्स है उसका कॉम्पोजिशन वाला हिस्सा छोड़ के बेसिक इंग्लिश कोर्स को सारे लोग करेंगे, यानी जो बंदा भी इंग्लिश सीखना चाहता है उसने बेसिक इंग्लिश कोर्स जो है वो लाजमी करना है। हाँ, एडवांस इंग्लिश कोर्स जो है वो कुछ लोग छोड़ सकते हैं, सबके लिए वो करना ज़रूरी नहीं है। इसी तरह हमारे कोर्स के आखिर में एक सेगमेंट आएगा एडिशनल इन्फॉर्मेशन का। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन में हम जो है इंग्लिश लैंग्वेज की को हाई लेवल की एक्सपर्टीज़ को डेवलप करने की कोशिश करेंगे, मज़ीद से मज़ीद जानेंगे इस बारे में। तो वो वाला पोर्शन भी सबके लिए करना ज़रूरी नहीं है। ये बात मैं वीडियो के आखिर में वैसे डिटेल में आप लोगों को बताऊंगा कि किसके लिए क्या करना ज़रूरी है और क्या वो छोड़ सकता है। लेकिन बेसिक इंग्लिश कोर्स जो सब ने करना है तो पहले उसको देख लेते हैं। तो व्यूअर्स, बेसिक इंग्लिश कोर्स जो है उसके 3 मेजर जो हैं आगे चैप्टर्स कह लें या पोर्शंस कह लें, वो कौन कौन से हैं? ग्रामर, वोकैबुलरी एंड कॉम्पोजिशन। इसी तरह जो ग्रामर है उसके मजीद 4 सेगमेंट्स हैं, वर्ड्स एंड सेंटेंस, पार्ट्स ऑफ स्पीच, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीच एंड ट्रांसलेशन। जी व्यूअर्स, तो जो हमारा ग्रामर का जो पोर्शन है उसका पहला सेगमेंट है वर्ड एंड सेंटेंस। तो उसमें हम ये देखेंगे कि वर्ड क्या होता है। देखें, बेसिक लेवल से शुरू करें ना, बिल्कुल यानी लफ्ज़ से शुरू करेंगे। कोई भी ज़ुबान है तो उसका पहली चीज़ लफ्ज़ ही होती है, लफ्ज़ से आगे बात निकलती है। तो पहले हम वर्ड को देखेंगे, क्या होता है, कैसे बनता है, इसकी टाइप्स क्या होती हैं, डिटेल में देखेंगे। उसी तरह हम सेंटेंस को देखेंगे कि ये क्या, कैसे बनता है, ये क्या होता है। तो हम पार्ट्स ऑफ सेंटेंस, एलिमेंट्स ऑफ सेंटेंस को डिस्कस करेंगे। हम सेंटेंस को लिखने के जो रूल्स हैं वो देखेंगे, फ्रेज एंड क्लास को समझेंगे बड़ी डिटेल में। इसी तरह सेंटेंस की जो काइंड्स हैं उनको पढ़ेंगे, कंस्ट्रक्शन वाइज भी और मीनिंग वाइज भी। यहाँ पे आप लोगों को एक बात बताता चलूँ, ज़रा गौर से समझ लें कि हमारे बेसिक कोर्स के जितने भी टॉपिक्स हैं ना, हर टॉपिक को हम 2 हिस्सों में पढ़ेंगे। हर टॉपिक का एक थ्योरी वाला हिस्सा होगा और एक उसका वोकैबुलरी वाला पोर्शन होगा। थ्योरी में हम उसके सब्जेक्ट मैटर को पढ़ेंगे और वोकैबुलरी में जो चीज़ हम पढ़ेंगे उसकी डिटेल वर्ड लिस्ट होगी, उसको हम मेमोराइज़ कर लेंगे, याद करते जाएंगे साथ साथ ही। उसकी मिसाल ऐसी है ना, जैसे बुक के अंदर हम किसी भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो एक उसका थ्योरी वाला पोर्शन होता है, एक उसका एक्सरसाइज वाला पोर्शन होता है। तो बिल्कुल इसी तरह हर टॉपिक का यहाँ पे एक थ्योरी वाला पोर्शन होगा, एक उसका साथ में वोकैबुलरी वाला पोर्शन होगा। फ़र्ज़ करें, मिसाल मैं आपको बताता हूँ, उसको ज़रा समझें कि वर्ड पढ़ रहे हैं हम, तो वर्ड में फ़र्ज़ करें हम सिनोनिम पढ़ रहे हैं या एंटोनिम पढ़ रहे हैं। तो हमने वर्ड का जो थ्योरी वाला पोर्शन है उसके अंदर हमने सिनोनिम और एंटोनिम, उसके जो सब्जेक्ट मैटर उसको डिटेल से समझ लिया, ये क्या होते हैं, कैसे बनते हैं, क्या इनके रूल्स क्या हैं, वो सारा हो गया। लेकिन उसका जो वर्ड का वोकैबुलरी वाला पोर्शन होगा उसमें हम सिनोनिम और एंटोनिम या कोई भी चीज़ जो पढ़ी है उसकी हम वर्ड लिस्ट भी जो दी होगी उसको भी हम साथ साथ करते रहेंगे। इस तरह हम चीज़ों को उनकी वोकैबुलरी के साथ रिलेट करके पढ़ेंगे ना, तो 2 फ़ायदे होंगे। एक तो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग अच्छी होगी, दूसरा साथ साथ वोकैबुलरी भी डेवलप होती जाएगी और वो ज़रूरी है लैंग्वेज के लिए, वो आगे जाके आपको समझ आ जाएगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारा जो दूसरा सेगमेंट है ग्रामर वाले पोर्शन का है, वो पार्ट्स ऑफ स्पीच का है। स्टूडेंट्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे आपको सबसे ज़्यादा तवज्जो और मेहनत करनी पड़नी है, क्योंकि पार्ट्स ऑफ स्पीच जो होते हैं ये किसी भी लैंग्वेज की बैकबोन होते हैं। किसी भी लैंग्वेज के अंदर पार्ट्स ऑफ स्पीच की वही हैसियत है जो एक इमारत के अंदर ईंट की होती है। लिहाजा अगर आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच में समझ की यानी आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की समझ आ गई ना, तो समझ लें कि आपको लैंग्वेज की समझ आ गई।
और ये सबसे ज़्यादा सेंसिटिव पार्ट भी यही है, क्योंकि स्टूडेंट जो लिखते हुए सबसे ज़्यादा गलतियाँ इसी पोर्शन में करते हैं, और जो आपके इम्तहानात हैं और जो खुसूसन मुकाबले के इम्तहानात हैं उनमें जो करेक्शन के क्वेश्चंस आ रहे होते हैं वो मोस्टली इसी पोर्शन के अंदर से आते हैं। तो लिहाजा आपने दिल लगा के पूरी मेहनत करनी है और इस चीज़ को, इस पोर्शन को समझने की कोशिश करनी है। और ये बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला जो आपका पोर्शन है बेसिक कोर्स के बाकी पोर्शंस की निस्बत थोड़ा सा आपको मुश्किल लग सकता है, लिहाजा पहले से ज़हन बना लें कि इसमें आपका ज़ोर लगेगा, लेकिन आपको फ़ायदा भी होगा कि इसको समझ लें आपको लैंग्वेज आ गई। और ये भी बात ध्यान में रखें कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमने जो है वो दूसरे तमाम टॉपिक्स के साथ जो है ना वो रिलेट करके पढ़ना है, खुसूसन वोकैबुलरी के साथ रिलेट करके पढ़ना है। अच्छा, अब ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, इस पर वीडियोस कैसे आपको मिलेंगी? देखें, कोई भी टॉपिक होगा ना, फ़र्ज़ करें जैसे नॉन ही पढ़ रहे हैं तो कोई भी टॉपिक होगा, पहले एक वीडियो होगी जो उसके सब्जेक्ट मैटर को जिसमें डिस्कस करेगी, डिटेल में हम उस टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है ना, उसका सारा उसका देखेंगे, समझ लेंगे, सीख लेंगे कोई चीज़ क्या है। फिर उसी टॉपिक के ऊपर दूसरी वीडियो होगी जिसमें हम उस टॉपिक से रिलेटेड जो एरर्स होती हैं लिखने में जो स्टूडेंट्स करते हैं उनके रूल्स को समझेंगे, क्योंकि उन एरर्स को हमने कैसे ख़त्म करना है, यानी करेक्शन ऑफ एरर्स पर मुश्तमिल एक वीडियो होगी उसी टॉपिक पे। और तीसरी वीडियो होगी उस टॉपिक के ऊपर जिसमें प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी। प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसलिए ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें, और ये बात ज़हन में रखिएगा कि बगैर प्रैक्टिस के लैंग्वेज नहीं आ सकती। इसलिए फिर वो रिपीट कर रहा हूँ कि किसी टॉपिक के ऊपर 3 वीडियोज़ होंगी। पहली वीडियो में उसका सब्जेक्ट मैटर डिस्कस करेंगे, दूसरी में करेक्शन ऑफ एरर होगी, और तीसरी आपके लिए प्रैक्टिस और यानी प्रैक्टिस एक्सरसाइज होगी ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें। और एक बात और बताता चलूँ, जो करेक्शन ऑफ एरर है वो हम हर टॉपिक के साथ साथ भी करते जाएंगे, और जब हमारा बेसिक कोर्स ख़त्म हो जाएगा ना तो उसके एंड पे करेक्शन ऑफ कॉमन एरर्स का हम एक चैप्टर पढ़ेंगे। उसमें हम जो है डिटेल में फिर दोबारा से जो है जितनी भी एरर्स मोस्टली करते हैं स्टूडेंट्स लिखने में उनके रूल्स को डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे, ताकि जो हमारी जो है जो रिटन इंग्लिश है वो गलतियों से बिल्कुल पाक हो जाए। और मेरी ये भी कोशिश होगी कि मैं पढ़ाते हुए ना बेसिक कोर्स आपके लिए सेल्फ एवेल्यूएशन का भी सिस्टम रखूं, यानी कि अगर एक टॉपिक ख़त्म हो तो उस टॉपिक का टेस्ट बना के भी गूगल ड्राइव पर रख दूं, ताकि आप खुद को चेक कर सकें, आप अपना एनालिसिस कर सकें कि तैयारी के लिहाज से आप कहाँ खड़े हैं। लेकिन इस चीज़ का अभी मैं वादा नहीं करता, टाइम अवेलेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। मैं कोशिश पूरी करूँगा कि टेस्ट दूँ, साथ में आंसर्स भी दे दूँ। जैसे टॉपिक ख़त्म हो तो आप अपना टेस्ट लेके आप खुद से चेक करके आप खुद को एनालाइज कर लें कि आपकी तैयारी जो है वो कितनी है। अच्छा व्यूअर्स, शुरू से ही मेरा इस बात पे एम्फेसिस है कि हमने जो है ना कंप्लीट पैकेज देना है और सीक्वेंस के साथ स्टूडेंट को पढ़ाना है। तो ये जो मैं आपको चीज़ें बता रहा हूँ ना, ये इस पर भी ज़रा गौर करते जाएँ कि ये कंप्लीट पैकेज ही है और ये सीक्वेंस के साथ चीज़ें हैं। यानी एक चीज़ पढ़ रहे हैं ना तो वो जब अगली चीज़ पढ़ेंगे तो उसमें वो काम आएगी, यानी स्टेप बाय स्टेप आपकी लर्निंग होगी। जैसे अब पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं तो फ़र्ज़ करें हमने नाउन पढ़ा, तो नाउन के साथ हम नाउन को कंप्लीट पढ़ेंगे इन डेप्थ, कोई चीज़ रहेगी नहीं, बेसिक्स आपकी सारी क्लियर हो जाएंगी। जैसे नाउन पढ़ा तो साथ में जेंडर डिस्कस होगी, नंबर डिस्कस होगा, डेरिवेटिव्स डिस्कस होंगे कि वर्ब से आपने कैसे नाउन बनाना है, और भी जो रिलेटेड चीज़ें होंगी नाउन से। अब जब हम जेंडर पढ़ेंगे तो थ्योरी वाले जो पोर्शन होगा उसमें हम जेंडर को डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्या होता है, कैसे बनता है, सारा रूल्स। और जो उसका वोकैबुलरी वाला पोर्शन होगा उसमें वर्ड लिस्ट होगी, जिसमें हम जो फेमिनाइन, मैस्कुलाइन और कॉमन नाउन, इसी तरह जब नंबर पढ़ेंगे तो नंबर को हम थ्योरी वाले पोर्शन में वैसे डिस्कस करेंगे, और जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन होगा उसमें सिंगुलर एंड प्लूरल और कॉमन नाउन्स की जो वर्ड लिस्ट दी होगी उसको भी साथ में तैयार करेंगे। इसी तरह आप चलते हैं, जैसे ऑब्जेक्टिव है तो डिग्रीज ऑफ ऑब्जेक्टिव और काइंड्स ऑफ ऑब्जेक्टिव को भी हमने पढ़ना है। अब थ्योरी में हम इन चीज़ों को पढ़ेंगे, वोकैबुलरी वाले पोर्शन में क्या होगा कि एडजेक्टिव्स की एक लिस्ट होगी, वर्ड लिस्ट, और साथ में उनकी जो है वो डिग्रीज दी होंगी, तो हमने वो भी साथ में तैयार कर लेनी। अब वर्ब को देखें तो वर्ब में कंप्लीट हम डिस्कस करेंगे वर्ब को, जेरेंड, पार्टिसिपल, इन्फिनेटिव, फ्रेजल वर्ब, प्रोवर्ब्स, फॉर्म्स ऑफ वर्ब, ये सारा देखेंगे कि वर्ब क्या होता है। अब फॉर्म्स ऑफ वर्ब की बात की है तो हमने इनको थ्योरी वाले पोर्शन में पढ़ लिया कि ये क्या होती है। तो अब जो उसका वोकैबुलरी वाला पोर्शन होगा उसमें क्या होगा, वर्ब्स की लिस्ट दी होगी और साथ में उनकी डिफरेंट फॉर्म्स दी होंगी, उनको हम तैयार कर लेंगे। ठीक है, साथ साथ रिलेट करके पढ़ते जाएंगे ना, समझ भी बेहतर आएगी और साथ साथ तैयारी भी होती जाएगी। अब एडवर्ब को देख लें तो इसमें डिग्रीज ऑफ एडवर्ब को डिस्कस करेंगे, काइंड्स ऑफ एडवर्ब डिस्कस करेंगे, और फिर हम ये भी डिस्कस करेंगे कि जो एडजेक्टिव से कैसे बनते हैं एडवर्ब्स। तो अब देखें ना, डिग्रीज ऑफ एडवर्ब्स को जब हम पढ़ेंगे तो थ्योरी में हम उनका सारा सब्जेक्ट मैटर डिस्कस कर लेंगे। जो इसका वोकैबुलरी वाला पोर्शन होगा उसमें क्या होगा, एडवर्ब्स की एक लिस्ट दी हुई होगी, तो उसके हम डिफरेंट डिग्रीज जो हैं वो हम तैयार कर लेंगे। ठीक है,
अब प्रीपोजिशन है तो प्रीपोजिशन का सब्जेक्ट मैटर हम थ्योरी में पढ़ेंगे, और जो उसका वोकेबलरी वाला पोर्शन है उसमें क्या होगा, वर्ड लिस्ट होगी। वर्ड लिस्ट में यानी डिफरेंट वर्ड्स दिए होंगे और साथ में मेंशन किया होगा कि इनके साथ कौन सी जो वोकेबलरी लगाएंगे तो वर्ड जो प्रॉपर मीनिंग देगा, और बाकायदा सेंटेंस होंगे ताकि प्रेपोजिशन आपकी डेवलप हो जाए। ठीक है, उसमें क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पूछी जाती हैं, तकरीबन हर एग्ज़ाम के अंदर ही प्रेपोजिशन आती है, और अक्सर ही जो स्टूडेंट हैं उनकी गलतियाँ प्रेपोजिशन की होती हैं। तो ये सारा हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंटरजेक्शन है, और जब ये हमारा पार्ट्स ऑफ स्पीच वाला पोर्शन ख़त्म हो जाएगा तो उसके बाद फिर हम कुछ वर्ड्स हैं वो स्टडी करेंगे, जो कि एक ही वर्ड होता है लेकिन वो डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के तौर पर यूज़ हो जाते हैं। तो ये यानी कि आपको कंप्लीट पैकेज देंगे, और ये सब कुछ एक सीक्वेंस से चलेगा। और सबसे मज़े की बात यह है, जिसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको ये होगा कि हर टॉपिक पे जो थ्योरी और जो वोकेबलरी वाला पोर्शन जो है इकट्ठा लेके जब आप साथ चलेंगे ना, जैसे जेंडर पढ़ा और जेंडर का साथ वो जो सारा वर्ड लिस्ट भी साथ पढ़ ली, तो वो आपकी कंसेप्ट बिल्डिंग भी अच्छी होगी और तैयारी भी अच्छी होगी, लैंग्वेज भी आपको अच्छे तरीके से आएगी, लिखना बोलना आपको लिखना ये इस पे आपके ना कमांड जो है वो अच्छी बन जाएगी। तो व्यूअर्स, बेसिक इंग्लिश कोर्स का जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है उसका नेक्स्ट सेगमेंट है कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीच। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीच के अंदर हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर को सीखना है कि आम बातचीत के दौरान हमने फिक्रे की बनावट को किस तरह से रखना है, और सीक्वेंस से लिहाज से ये कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीच जो है ये पार्ट्स ऑफ स्पीच के बाद आ रहा है। और इस पोर्शन को सीख लेने के बाद जो स्टूडेंट्स हैं उनकी राइटिंग के अंदर एक क्वालिटी और फ्लुएंसी आ जाएगी, या आप कह सकते हैं कि प्रॉपर लिखना आ जाएगा स्टूडेंट्स को। सादा लफ्ज़ों में पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम एक फिक्रे के हर हिस्से को अलग-अलग से स्टडी करते थे। कंस्ट्रक्शन ऑफ स्पीच वाला जो हमारा पोर्शन है इसमें हमने पूरे फिक्रे को एज ए होल स्टडी करना है। ठीक है, इसमें फिक्रे की स्टडी करनी है, सेंटेंस की स्टडी करनी है, और सेंटेंस स्ट्रक्चर को हमने सीखना है। तो थोड़ा सा एक नज़र देख लेते हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। ये जी हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रहा है, ये आपके सामने नेगेटिव, इंट्रोगेटिव्स और ये रिलेटिव प्रोनाउन, ये सारी चीज़ें जा रही हैं। उसके बाद फिर आगे टेंसेज आ जाते हैं। देखिए, शुरू से ही मेरा एम्फेसिस है ना इस बात पे कि आपने चीज़ों को सीक्वेंस में समझना है, तभी आपको आसानी भी रहेगी, प्रॉपर समझ भी आएगी। अब देखें ना टेंसेज को कहाँ पे रखा हुआ है। अब अक्सर मैंने देखा है कि एक बंदा है उसको वर्ड का नहीं पता, सेंटेंस का नहीं पता, पार्ट्स ऑफ स्पीच का ही नहीं पता कि एक फिक्रे जो हैं उसको, एक फिक्रा है उसके पार्ट्स क्या होते हैं। आप उसको टेंस सिखाने पे लगे हुए हैं तो क्या परसीव करेगा वो। लेकिन उसके बरक्स अगर स्टूडेंट्स ने ये सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं कि उसको ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का पता लग गया है, उसको ये हेल्पिंग वर्ब्स का पता चल गया है, ये जो WH सीरीज़ के जो इसके हेल्पिंग वर्ब्स हैं और ये सारी चीज़ें जब उसने सीख ली हैं, रिलेटिव प्रोनाउंस सीख लिए हैं, उसके बाद जो है टेंसेस को परसीव करना, उनको समझना, उसके अंदर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, और वो बहुत आसान हो जाएगा, और वो उसको लिए उसको जल्दी पिक करेगा टेंसेस को, और उसके अंदर जो है बहुत ज़्यादा आसानी पैदा हो जाएगी जो है स्टूडेंट्स के लिए। तो टेंसेस के बाद नेक्स्ट क्या आ गया, हमने डिफरेंट फिर मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज करेंगे, ये भी बहुत ज़रूरी हैं। इसमें भी आप देख सकते हैं इम्पेरेटिव सेंटेंस है, कंडीशनल सेंटेंस है, कंपैरेटिव्स हैं, कोरिलेटिव्स हैं, चॉइस है, और मज़ीद पॉजिटिव वर्ब्स पढ़ेंगे, एरिस्ट टेंस पढ़ेंगे, कैन, कुड, मे, माइट का इस्तेमाल सीखेंगे। इसके अलावा बहुत सारी मिसलिनियस कंस्ट्रक्शन है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज के अंदर, लेकिन छोड़ेंगे कुछ नहीं इंशाल्लाह, सारा कुछ स्टडी करेंगे, और ये सब कुछ एक सीक्वेंस के साथ चल रहा है। इसी तरह स्पेशल वर्ब्स आ जाते हैं, फिर सीक्वेंस ऑफ टेंसेस को भी हमने स्टडी करना है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड पे देखेंगे, डायरेक्ट एंड डायरेक्ट देखेंगे, पंक्चुएशन देखेंगे, फ्यू फिगर्स ऑफ स्पीच को हमने पढ़ना है, कॉमन एरर्स, जैसे मैंने बताया था कि हम टॉपिक वाइज भी एरर्स की करेक्शन करते जाएंगे, और एंड पे हमने फिर कॉमन एरर्स जो हैं, जो अमूमन जो गलतियाँ कर रहे होते हैं स्टूडेंट्स, उनको भी करेक्ट करना है। तो अब ये मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज जो हैं ये भी बहुत ज़रूरी हैं। देखें टेंस वगैरह आपने कर ली हैं, तो उसके बाद जितने टेंस आ गए हैं, आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच आ गए हैं और ये सारी चीज़ें आ गई, उसके बाद इनको टैकल करना, हैंडल करना आसान हो जाएगा, वरना आपको नहीं समझ आएगी इन मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज की, जब आपको एक सेंटेंस के पार्ट्स का ही नहीं पता, आपको टेंसेस की सेंस ही नहीं है। तो चूँकि हमारी पहले डेवलप हो चुकी होगी, फिर ये चीज़ें हमारे लिए आसान हो जाएंगी। तो अब ये वाला जो पोर्शन है मॉडल्स एंड ऑक्सिलरीज कर लेने के बाद स्टूडेंट को क्या होगा कि स्टूडेंट जो है इफेक्टिवली जो है ना वो अपनी नेटिव लैंग्वेज को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना उनको आ जाएगा, इसके बगैर नहीं आएगा, गलतियां करेंगे, नहीं समझ आएगी ना, क्योंकि ये डिफरेंट स्टाइल्स हैं, डिफरेंट तरीके से वो चीज़ें हैं, वो जब हम पढ़ेंगे डिटेल में तो आपको समझ आ जाएगी। तो इफेक्टिव जो है वो ट्रांसलेशन वो स्टूडेंट्स को आ जाएगी। तो जब इफेक्टिवली ट्रांसलेट करने लग जाए स्टूडेंट, तो इसका मतलब ये होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपकी बेस बन गई है, यानी ये वाला पोर्शन आपने कर लिया, तो इसका मतलब है एटलीस्ट आपकी ग्रामर की हद तक आप कह सकते हैं कि इंग्लिश के अंदर आपकी जो है बेसिक्स आपकी क्लियर हो गई हैं। तो ये जो लिस्ट है ये अभी मतलब आप कह सकते हैं कि इसमें ज़रूरत के मुताबिक थोड़ी बहुत चेंजिंग्स हो सकती हैं कोर्स के दौरान, ज़्यादा नहीं,
कोई चीज़ ऐड करनी पड़ सकती है या कोई सीक्वेंस में हल्का फुल्का चेंज, लेकिन मोस्टली ऐसे ही रहेगा। तो व्यूअर्स, बेसिक इंग्लिश कोड का जो हमारा ग्रामर का पोर्शन है उसका लास्ट सेगमेंट है ट्रांसलेशन। वैसे तो जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ट्रांसलेशन के पोर्शन से पहले के तीनों पोर्शंस को सीख लेने के बाद इस काबिल हो जाएंगे कि वो जो है इफ़ेक्टिवली अपनी मादरी ज़ुबान को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेशन कर सकें। लेकिन ट्रांसलेशन के अंदर हमने कुछ एडिशनल रूल्स को स्टडी करना है। उससे क्या हो जाएगा कि हमारी राइटिंग के अंदर निखार पैदा होगा और बहुत सारी गलतियों की दुरुस्ती हो जाएगी जो कि अमूमन स्टूडेंट्स जो हैं वो उर्दू टू इंग्लिश जो है ट्रांसलेट करते हुए करते हैं। लेकिन स्टूडेंट्स, आपने हमेशा ये बात याद रखनी है कि जो ट्रांसलेशन होती है ना, ये आपका अंग्रेज़ी ज़ुबान में जो महारत है उसका ये टेस्ट है। यानी एक शख्स है वो इंग्लिश ज़ुबान के अंदर कितना माहिर है, इस बात का अंदाज़ा सिर्फ इसी बात से लगाया जा सकता है कि वो कितना इफ़ेक्टिवली और कितना अच्छे तरीके से जो है वो अपनी मादरी ज़ुबान को इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट कर सकता है। तो उसमें ट्रांसलेशन में आपकी सारी की सारी अंग्रेज़ी आ जाती है। यानी आपने ये जो कुछ भी पहले पढ़ा है तीनों पोर्शंस, ठीक है, इनको आपने प्रैक्टिकली अप्लाई करना है आके ट्रांसलेशन के पोर्शन में। तो लिहाजा ट्रांसलेशन का पोर्शन शुरू करने से पहले इन सारी चीज़ों के ऊपर अबूर हासिल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, वरना आप जो है इफ़ेक्टिवली ट्रांसलेट नहीं करेंगे, गलतियां करेंगे, आप फ़िक्रों को जो है ठीक तरीके से ट्रांसलेट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें आके ट्रांसलेशन में रिपीट होनी है। तो उसका तरीकाकार ये है कि ट्रांसलेशन का पोर्शन शुरू करने से पहले जितने भी आपने जो चीज़ें पढ़ रखी हैं ना, तीनों पोर्शंस, इनको आप बार बार रिपीट करें, ठीक है। जब आपको पूरी तरह से कॉन्फिडेंस आ जाए कि हाँ जी आपको इन पे अबूर हासिल हो गया है, आपने जो है काफ़ी हद तक इनको जो है वो सीख लिया है, तो फिर आपने जो है ट्रांसलेशन का पोर्शन जो है शुरू करना है। और ये बात फिर मैं बता रहा हूँ कि ट्रांसलेशन जो है ये आपकी महारत का टेस्ट है, आपकी इंग्लिश के अंदर आपकी जो एक्सपर्टीज़ है या आपकी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का टेस्ट है कि आपने कितना सीखा है, पहले कितना आपने आपके कॉन्सेप्ट जो है बने हैं, क्योंकि ये सारा कुछ इसमें आके रिपीट हो जाना है। वैसे भी जब इंग्लिश के अंदर हम अपने अल्फाज में कुछ भी लिख रहे होते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप उर्दू से इंग्लिश के अंदर ही ट्रांसलेट कर रहे हैं, आप इंग्लिश के अंदर ही अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं तो हमारे लिए चूँकि वो एक फॉरेन लैंग्वेज है, तो अक्सर ये होता है कि सोच हम उर्दू में रहे होते हैं और लिख जो है हम वो इंग्लिश में रहे होते हैं। तो बेसिकली जो सिंपल हम इंग्लिश लिख रहे होते हैं वो भी ट्रांसलेशन ही होती है। तो वो तभी आप अच्छे तरीके से करेंगे जब ये सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी। तो इसीलिए फिर बार बार वही मेरी बात आ जाती है कि मेरा सीक्वेंस पे बड़ा मेरा एम्फेसिस है कि सीक्वेंस के साथ आप स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, फिर आपको चीज़ें ये क्लियर होंगी। अब ये सारा पढ़ा होगा तो ट्रांसलेशन में आके आप टेस्ट भी खुद को कर लेंगे, पता चल जाएगा आपको कि कितना आपको आता है। तो व्यूअर्स, इस पर्पज़ के लिए मैं आपको ट्रांसलेशन वाला जो पोर्शन है उसके आखिर में उर्दू टू इंग्लिश ट्रांसलेशन एक्सरसाइजेज यहाँ पे सॉल्व भी कराऊंगा और कुछ अनसॉल्व्ड एक्सरसाइजेज भी आपको दूंगा प्रैक्टिस के लिए, ताकि आप खुद से प्रैक्टिस कर सकें। और ये बात ध्यान में रखें कि प्रैक्टिस आपको बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी। उसकी वजह यह है कि मैंने पहले भी बताया कि ट्रांसलेशन में एक तो ये वाले जो सारे रूल्स हैं हमने पहले पढ़े हुए इंग्लिश में, वो सारे आके रिपीट होंगे, और ट्रांसलेशन में एडिशनल रूल्स भी हमने पढ़ने हैं। तो इतने ज़्यादा रूल्स जो हैं इनको याद नहीं रखा जा सकता। फिर हमने क्या करना है कि हमने अपनी प्रैक्टिस इतनी ज़्यादा करनी है कि ये सारे रूल्स जो हैं वो बार बार प्रैक्टिस करने से परमानेंटली जो है हमारी राइटिंग्स के अंदर जो है वो आके डेवलप हो जाए। और इन रूल्स को याद रखा जा भी नहीं सकता और आपने इनको याद रखने की कोशिश भी नहीं करनी। देखें, अगर हम इन रूल्स को याद रखने की कोशिश करेंगे तो फिर तो हम फ्लुएंटली लिख ही नहीं सकेंगे। देखें ना, आपने फ़र्ज़ करें को फ़िक्रा लिखना है, तो फ़िक्रा लिखने से पहले क्या आप बैठ के सोचा करेंगे कि इसको लिखने के रूल्स क्या थे ट्रांसलेशन के? देखें, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ये बात आपको समझना पड़ेगी कि कोई भी लैंग्वेज हो उसके अंदर जो उसकी एक्सपर्टीज़ हैं या जो लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी जिसे कहते हैं, उसका मतलब ये होता है कि उस लैंग्वेज के अंदर आपका रिस्पॉन्स बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक हो। यानी आपको बातचीत करते हुए, लिखते हुए, किसी बात का जवाब देते हुए उसके रूल्स के बारे में ना सोचना पड़े। आपसे किसी ने कोई क्वेश्चन किया तो आप फ़ौरन से ऑटोमेटिकली जवाब दें उसको, बिल्कुल रिफ्लेक्स सेक्शन की तरह। तो ये होती है लैंग्वेज एक्सपर्टीज़। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हमारी मादरी लैंग्वेज में होता है कि जब हम उसमें बातचीत कर रहे होते हैं, लिख रहे होते हैं कोई चीज़, तो हमने कभी रूल्स के बारे में नहीं सोचा। इवन कि हमने ये रूल्स कभी देखे पढ़े भी नहीं होते, लेकिन उसके बावजूद हम लिख भी ठीक रहे होते हैं, बोल भी सही रहे होते हैं फ्लुएंटली, और हमारा रिस्पॉन्स भी बहुत ज़्यादा ऑटोमेटिक होता है कि हमें कभी सोचना नहीं पड़ता बातचीत करते हुए कि यार ये हमारे इसका क्या रूल था, यहाँ पे क्या लगना था, यहाँ पे क्या नहीं लगना था। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। उसकी वजह ये होती है ना
कि हम जब से पैदा हुए हैं अपनी मादरी ज़ुबान की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, तो इतनी ज़्यादा हम प्रैक्टिस कर लेते हैं कि उसके जो रूल्स हैं वो परमानेंटली डेवलप हो जाते हैं हमारी बातचीत में, हमारी राइटिंग्स के अंदर। तो लैंग्वेज के अंदर भी, फॉरेन लैंग्वेज के अंदर जैसे इंग्लिश है हमारे लिए, तो इसके अंदर भी आपने अगर इस लेवल की एक्सपर्टीज़ को डेवलप करना है तो फिर उसका तरीकाकार ये नहीं है कि आप बैठ के रूल्स को रट्टा लगाने लग जाएं। ठीक है, आपने प्रैक्टिस इतना ज़्यादा करनी है, ट्रांसलेशन की इतनी ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है कि ये रूल्स जो हैं ये आपकी राइटिंग के अंदर, आपकी बातचीत के अंदर ये परमानेंटली आके इनकॉर्पोरेट हो जाएं, जम हो जाएं, यानी आपका रिस्पॉन्स ऑटोमेटिक हो जाए, रिफ्लेक्स सेक्शन की तरह लिखते हुए, बातचीत करते हुए, बोलते हुए आपको कभी भी रूल्स के बारे में ना सोचना पड़े। तो लिहाजा व्यूअर्स, इस बात को अच्छी तरह से अपने जहन के अंदर बिठा लें कि सिर्फ रूल्स को सीख लेने से आपको लैंग्वेज कभी नहीं आएगी, बल्कि जो रूल्स होते हैं ये तो एक आसान और सादा चीज़ को भी मुश्किल और कॉम्प्लेक्स बना देते हैं। ठीक है ना, तो लैंग्वेज जो है वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही आ सकती है। बहुत से स्टूडेंट्स की इंग्लिश को सीखने में जो नाकामी होती है उसकी वजह यही होती है कि उनको रूल्स तो सिखा दिए जाते हैं लेकिन उनको प्रैक्टिस नहीं करवाई जाती, और प्रैक्टिस के बगैर किसी भी फॉरेन लैंग्वेज के अंदर जो है एक्सपर्टीज़ को डेवलप करना नामुमकिन है। बल्कि मेरा तो ये मानना है कि आपको रूल्स नहीं भी आते लेकिन आप उस लैंग्वेज की अगर बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं तो बगैर रूल्स के भी आप उस लैंग्वेज को सीख जाएंगे, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह के हमारी मादरी ज़ुबान में होता है। हमने अपनी जो मदर टंग है उसके रूल्स को कभी नहीं सीखा होता, नहीं पढ़ा होता, समझा नहीं होता, लेकिन उसके बावजूद हम बड़ा फ्लुएंटली, बड़ी दुरुस्ती के साथ उसको यूज़ कर रहे होते हैं, लिख रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो कभी प्रॉब्लम नहीं हुआ, रिस्पॉन्स भी ऑटोमेटिक होता है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो प्रैक्टिस हमारी हुई होती है बचपन से लेके। तो प्रैक्टिस के लिए ट्रांसलेशन एक बेहतरीन चीज़ है, क्योंकि ट्रांसलेशन के अंदर लैंग्वेज के तमाम रूल्स आकर अप्लाई हो जाते हैं, सारी लैंग्वेज जो है वो आपकी रिवाइज हो रही होती है। बल्कि किसी फॉरेन लैंग्वेज के अंदर प्रैक्टिस का मतलब ये होता है कि आप बार बार जो है अपनी जो लैंग्वेज है, अपनी जो मादरी ज़ुबान है, उसको उस फॉरेन लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट करें। या आपने अक्सर सुना होगा ना कि फ़ॉरेन लैंग्वेज की प्रैक्टिस करें जी, तो फ़ॉरेन लैंग्वेज की प्रैक्टिस का मतलब यही है ना कि आप उसकी ट्रांसलेशन करें बार बार। तो जितना ज़्यादा और जितना वैरायटी वाला मटेरियल जो है वो आप उसकी ट्रांसलेशन की प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही ज़्यादा आपकी जो है वो दुरुस्तगी, पुख्तगी और ख़ूबसूरती ये आती चली जाएगी आपकी तहरीरों के अंदर। और पावरफुल राइटर बनने का सिर्फ यही एक राज है और कोई राज नहीं है कि आप जितना ज़्यादा हो सकता है आप ट्रांसलेशन की जो एक्सरसाइजेज हैं उनकी प्रैक्टिस करें। जितना ज़्यादा आप अपनी लैंग्वेज को उस लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं उसकी प्रैक्टिस कर लें। तो यही राज है लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्टीज़ हासिल करने का और ख़ुद को टेस्ट करने का भी। बाकी जब ये टॉपिक पढ़ेंगे ना ट्रांसलेशन वाला, इंशाल्लाह फिर हम डिटेल में बात करेंगे इस टॉपिक पे। जी व्यूअर्स, तो बेसिक इंग्लिश कोर्स का हमारा सेकंड जो स्टेप है वो है वोकैबुलरी। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बताता जाऊँ कि जो वोकैबुलरी है ये इंग्लिश लैंग्वेज का जो सीखने का सीक्वेंस है या उसकी लर्निंग लैडर है उसके अंदर कोई स्टेप नहीं है। यानी आप ऐसा नहीं कह सकते कि आपने वोकैबुलरी को किसी चीज़ के बाद ही तैयार करना है या किसी टॉपिक से पहले ही उसको तैयार करना ज़रूरी है। ये कोई स्टेप नहीं है। ये मैंने आप लोगों के समझने के लिए आसानी रहे तो इसको यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर पे इसको रख लिया है। वरना वोकैबुलरी ये है कि आपने दूसरे टॉपिक्स की तैयारी के साथ साथ ही इसको पैरेलल लेकर चलना है, इसकी साथ साथ तैयारी करनी है। और वोकैबुलरी को आपने डिफरेंट टॉपिक्स के साथ रिलेट करके तैयार करना है। अब रिलेट करके तैयार कैसे करना है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ। देखें, हमारा जो चैनल है ना उसके ऊपर जो वोकैबुलरी की वीडियोज़ हैं उनकी अलहदा से प्लेलिस्ट मौजूद होगी, तो जिसके अंदर ये जितने भी वोकैबुलरी के टॉपिक्स नज़र आ रहे हैं तो इन टॉपिक्स की वर्ड लिस्ट जो है वो वीडियोज़ की शक्ल में वहाँ पर मौजूद होगी। तो अब क्या करेंगे, जैसे ही आप ग्रामर का कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आपने फिर वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट के अंदर जाके उस टॉपिक से रिलेटेड जो वर्ड लिस्ट होगी वो भी साथ ही आपने तैयार कर लेनी है। तो इस तरह से आप जब एक ग्रामर का टॉपिक होगा और उसकी जो रिलेटेड वोकैबुलरी होगी उसको इकट्ठा तैयार करेंगे ना तो उसके आपको 2-3 फ़ायदे होंगे बहुत बड़े। नंबर एक तो ये है कि जब आप ग्रामर जो है उसका कोई टॉपिक और उससे वोकैबुलरी जो जुड़ी हुई है उसको इकट्ठा पढ़ेंगे तो दोनों की बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि बेटर अंडरस्टैंडिंग जो है वोकैबुलरी की और जो थ्योरी का पोर्शन है, जो ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स हैं उनकी बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी तब जब इनको आप इकट्ठा पढ़ेंगे एक दूसरे से रिलेट करके। दूसरी चीज़ ये है कि इस तरह पढ़ने से इकट्ठा इनको आपको ना लफ्ज़ों का इस्तेमाल जो है वो करना अच्छे तरीके से आ जाएगा। देखें, किसी भी लैंग्वेज के अंदर जो प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ड होता है ना ये एक आर्ट होता है और ये इसी सूरत में डेवलप किया जा सकता है कि जब आप ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड वोकैबुलरी जो है
उनको आप इकट्ठा तैयार करें। और तीसरा जो मेजर बेनिफिट है ये काम करने का वो ये है कि आपको वोकैबुलरी तैयार हो जाएगी अच्छे तरीके से, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप सारी वोकैबुलरी जो है उसको इकट्ठा ही एकदम से इकट्ठा तैयार कर लें। यानी कि ये देखें ना, ये इतनी बड़े ये टॉपिक्स दिए हुए हैं, तो आप नहीं ये कह सकते कि चंद दिनों में आप बैठ के चंद दिनों में इकट्ठा ही आप उनको एक ही दफ़ा ये सारी वोकैबुलरी कर लेंगे तैयार। ये पॉसिबल नहीं है। कर भी लेंगे तो आपको तैयार नहीं रहेगी, भूल जाएंगे बहुत जल्द। तो इसका तरीकाकार ये है कि जब आपने अपना इंग्लिश लैंग्वेज का कोर्स शुरू करना है ना, तो पहले दिन से ही आपने क्या करना है, आपने साथ में वोकैबुलरी की तैयारी शुरू कर देनी है। यानी ग्रामर का टॉपिक पढ़ा, उससे रिलेटेड वोकैबुलरी को भी आप डेली बेसिस पे साथ ही चलाएंगे पैरेलल। तो उससे आपको वोकैबुलरी तैयार भी अच्छी तरीके से हो जाएगी और चीज़ों की समझ भी अच्छी तरह से आएगी। और व्यूअर्स, आप लोगों की सहूलत के लिए मैंने यहाँ पर निशान भी लगा दिए हैं कि वोकैबुलरी के वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जिनको ग्रामर के डिफरेंट टॉपिक्स के साथ आपने रिलेट करके पढ़ना है। और मैंने वो टॉपिक ग्रामर वाले भी यहाँ पे मेंशन कर दिए हैं। और आप वीडियो को पीछे ले जाके देख सकते हैं, जब मैं आपको ये ग्रामर के डिफरेंट पोर्शंस पढ़ा रहा था ना, तो उसके अंदर भी मैंने निशान लगा दिया था कि आपने इनके साथ रिलेटेड जो वोकैबुलरी है उनके टॉपिक क्या हैं, तो वहाँ पर भी मैंने लिख दिए हैं। तो ये देखें ना, समझे ज़रा इस बात को। देखें, ये रूट वर्ड से लेकर जो सफिक्सेस तक जो वर्ड लिस्ट होंगी, जिसके अंदर ये सिनोनिम, एंटोनिम, होमोफोन, सिमिलीज, प्यूरो वर्ड, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं। इन वर्ड लिस्ट को हमने, जो हम वोकैबुलरी का जो हमारा ये वर्ड एंड सेंटेंस वाला टॉपिक है, जब हम वर्ड को पढ़ रहे होंगे तो साथ उससे रिलेटेड ये वोकैबुलरी हम तैयार कर लेंगे। इसी तरह जब हम अपने ग्रामर को पोर्शन में नाउन को पढ़ रहे होंगे, तो नाउन के अंदर जेंडर, नंबर, डेरिवेटिव, ये सारी चीज़ें हमने पढ़नी है, तो साथ में हम उनके साथ रिलेटेड जो वोकैबुलरी होगी उनकी वर्ड लिस्ट को भी तैयार करते जाएंगे, जैसे फेमिनिन, मैस्कुलिन, सिंगुलर, प्लूरल, ये सारी चीज़ें। इसी तरह जब हमने एडजेक्टिव पढ़ना है वहाँ पर, तो ये वहाँ पर डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव एंड काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव आएंगी, तो उनसे जो डिफरेंट एडजेक्टिव्स होंगे उनकी डिग्रीज मेंशन की होगी, जो वर्ड लिस्ट होगी वो हम जाके अपने प्ले लिस्ट में जाके उसको साथ ही इकट्ठा ही तैयार कर लेंगे। इसी तरह बिल्कुल जब हम वर्ब पढ़ रहे होंगे वहाँ पे, तो फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स भी हमने वहाँ पे देखनी है कि ये क्या होती हैं। इसके अलावा प्रोवर्ब्स, फ्रेजल वर्ब्स, ये क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें हमने वहाँ पे डिटेल में पढ़नी है। और उनकी जो वर्ड लिस्ट होगी वो प्ले लिस्ट के अंदर जाके हम वो साथ साथ ही करते जाएंगे। इसी तरह एडवर्ब जब पढ़ेंगे तो डिग्रीज ऑफ एडवर्ब एंड काइंड्स ऑफ एडवर्ब्स और उनसे रिलेटेड यानी एडवर्ब से रिलेटेड जो है वो चीज़ें हैं, वो हम जाके प्ले लिस्ट में उससे रिलेटेड वर्ड लिस्ट जो है वो साथ तैयार कर लेंगे। तो अब इस तरह निशान लगा देने से, मेंशन कर देने से आपको सहूलत ये होगी है कि आपको चीज़ों को तलाश नहीं करना पड़ेगा भी यार इस टॉपिक के साथ वोकैबुलरी कौन सी करनी है। आपने ये वीडियो पे आना है, इसको देख लेना है। यानी जैसे आप वर्ड पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा कि वर्ड के साथ आपने ये चीज़ें पढ़नी है। ये ग्रामर वाले पोर्शन में वहाँ पर भी मैंने मैंशन कर दिया, पीछे जाके देख सकते हैं। तो आप बड़ी आसानी रहेगी आपको कि आप जैसे ही कोई टॉपिक पढ़ेंगे तो आप इस वीडियो से देख लें, निशान लगा लें या नोट्स बना लें कि इन टॉपिक के साथ साथ आपने कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वोकैबुलरी वाले जो वीडियोज़ हैं वो करनी है, तो आप साथ इकट्ठा लेकर चलें। लेकिन मैं बार बार आपको ये बात कह रहा हूँ कि वोकैबुलरी को आपने साथ साथ ही करना है, थोड़ा थोड़ा करके डेली बेसिस के, वरना ये आपको तैयार नहीं होगी। और दूसरी बात ये है कि वोकैबुलरी को एक ही दफ़ा तैयार कर लेने से भी ये तैयार नहीं होती, इसको आपने बार बार रिपीट भी आपको करना पड़ेगा, तब जाके ये आपको तैयार होगी। और व्यूअर्स, हमने वोकैबुलरी को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है। आप देख सकते हैं पार्ट्स ऑफ बॉडीज, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, इसी तरह फ्लावर्स, मिनरल्स, इंसेक्ट्स, और फिर ऐसा ऐसा हमने ईडियम्स तक पहुंचना है। तो अब इस बेसिक वोकैबुलरी को देख के ना कुछ हाई क्लासेस के स्टूडेंट्स या मुकाबले के इम्तहान की तैयारी करने वाले जो लोग हैं वो थोड़ी कोफ्त महसूस कर सकते हैं कि सर ये क्या आपने हमें बच्चों वाले काम पे लगा दिया है। देखें, आप इन टॉपिक्स की वर्ड लिस्ट को देखें जाके वीडियोज़ के अंदर, उनको देख के आप कभी ये नहीं सोचेंगे कि आपने गलती की है इनको रिवाइज करके, ठीक है ना। बाकी अगर ये आपको आती हैं तो आप इसको छोड़ सकते हैं, लेकिन मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है तमाम इंग्लिश सीखने वालों के लिए, चाहे वो 9th क्लास के स्टूडेंट हैं या मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं, कि आपने इस बेसिक वोकैबुलरी को ज़रूर करना है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह मैंने आपको कहा था कि आपने बेसिक ग्रामर को ज़रूर करना है। उसकी वजह यह है कि एक अच्छी वोकैबुलरी जो है ये आपकी जो राइटिंग है उसके अंदर एक निखार लेकर आती है। अल्फाज जो हैं ये हुस्न होते हैं किसी भी तहरीर का। और जहाँ तक सवाल रह गया मुकाबले के इम्तहान के स्टूडेंट्स का या हाई क्लासेस के स्टूडेंट्स का, तो उनका पेपर ख़राब होने की अक्सर एक वजह ये भी होती है कि वो तैयारी के दौरान मुश्किल चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं और पेपर में आसान चीज़ें पूछ ली जाती हैं। अब उनको मुश्किल चीज़ों पर तो अबूर हासिल होता है, लेकिन रिज़ल्ट ख़राब कर देती हैं सिंपल चीज़ें। और वैसे भी मुकाबले के इम्तहान में वही चीज़ें पूछी जाती हैं जो हमने मिडिल से बैचलर तक पहले पढ़ रखी होती हैं, लेकिन चूँकि हमने उनको पहले ठीक तरह से नहीं पढ़ा होता जब हम स्टूडेंट होते हैं, तो बाद में फिर वो हमें नई लग रही होती हैं। और ऊपर से हम गलती ये करते हैं कि हम उन्हीं बेसिक्स को रिवाइज करने के बजाय हम क्या करते हैं, हम कॉम्प्लेक्स और एडवांस चीज़ों के पीछे भागते रहते हैं। खैर, ये अब आप पे डिपेंड करता है, अगर आपको ये आती है तो आप इसको छोड़ सकते हैं। मेरी स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन यही है कि आप सब ने बेसिक ग्रामर की तरह
बेसिक वोकैबुलरी को भी आपने तैयार करना है। और जब आप लोग इस चीज़ को तैयार कर लेंगे ना, बेसिक वोकैबुलरी को, फिर आपको ये बात समझ में आएगी कि मैं आपको क्यों कह रहा था कि आपने इसे लाजमी तैयार करना है। देखें, ये जो बेसिक वोकैबुलरी है ना, ये आपकी रिटन इंग्लिश के बजाय आपकी स्पोकन इंग्लिश में ज़्यादा काम आती है। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी स्पोकन इंग्लिश के अंदर फ्लुएंसी सिर्फ इस वजह से नहीं बन पाती क्योंकि उनको रोज़मर्रा ज़िंदगी के अंदर जो चीज़ें हैं उनका नहीं पता चल रहा होता कि उनको इंग्लिश में क्या कहते हैं, फिर वो अटकते हैं बात करते हुए। तो जो मुकाबले के इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं उनको तो फिर इस हवाले से थोड़ा सा ज़्यादा कॉन्शियस होना पड़ेगा क्योंकि रिटन के बाद उनका ओरल टेस्ट भी है और उसमें उनकी स्पोकन इंग्लिश ही टेस्ट होनी है। तो लिहाजा इसको लाइट ना लें, इसको कर लें, ये आपके काम आएगी। और वैसे भी ये कुछ ज़्यादा नहीं है, एक टॉपिक के ऊपर 40-50 वर्ड्स होंगे और जिनको पहले इंग्लिश आती है उनके लिए तो ये चुटकियों का खेल है क्योंकि बहुत सी चीज़ें आपने इनमें से देखी, बीच में पहले देखी होंगी, तो बस आपने रिवाइज ही करना है, बहुत जल्दी ही हो जाएगा। व्यूअर्स, आपको मैंने इस वीडियो के शुरू में भी बता दिया था और मुझे उम्मीद है कि आपको अब तक ये बात समझ में आ गई होगी कि हमारा जो इंग्लिश का कोर्स है ना, उसके 2 मेजर पार्ट्स हैं, एक बेसिक इंग्लिश कोर्स और एक एडवांस इंग्लिश कोर्स। तो जिस तरह बेसिक इंग्लिश कोर्स का वोकैबुलरी का पोर्शन है ना, जिसे हम बेसिक वोकैबुलरी कहते हैं, इसी तरह एडवांस इंग्लिश कोर्स का भी वोकैबुलरी का पोर्शन है जिसको हम एडवांस वोकैबुलरी कहते हैं। तो चूंकि अभी हम बात कर रहे हैं बेसिक इंग्लिश कोर्स की, तो हम एडवांस इंग्लिश कोर्स की बात नहीं करेंगे इसमें, लेकिन यहाँ पे जो बेसिक वोकैबुलरी है उसके साथ मैं एडवांस इंग्लिश कोर्स की जो वोकैबुलरी है यानी एडवांस वोकैबुलरी है उसको मैं साथ में इकट्ठा ही हम इसको डिस्कस कर रहे हैं ताकि इस टॉपिक के ऊपर जो वोकैबुलरी का टॉपिक है वो आपका कॉन्सेप्ट है ना अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। और वैसे भी वोकैबुलरी एक ही होती है, ऐसा नहीं है कि कोई बेसिक वोकैबुलरी होती है और कोई एडवांस वोकैबुलरी होती है। ये मैंने इसलिए इनको दोनों को सेपरेट कर दिया है ताकि जो हमारे बेसिक लर्नर्स हैं, जो न्यू लर्नर्स हैं, वो शुरू में ही ना हाई लेवल की वोकैबुलरी को देखकर परेशान ना हो जाए। तो वोकैबुलरी एक ही होती है। तो लिहाजा जो जितने भी इंग्लिश सीखने वाले लोग हैं तो सबको एक तो मैंने रिकमेंड किया कि बेसिक वोकैबुलरी तो सब ने करनी है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है, सारे लोग बेसिक वोकैबुलरी करेंगे। लेकिन जो हमारे हाई क्लासेस के स्टूडेंट्स हैं, ख़ास करके जो मुकाबले के इम्तहान के स्टूडेंट्स हैं, उनकी जो एग्ज़ाम है उसकी वोकैबुलरी की रिक्वायरमेंट जो है ना वो सिर्फ बेसिक कोर्स को करने से पूरी नहीं होती, बेसिक वोकैबुलरी को करने से पूरी नहीं होगी, उसके लिए उनको एडवांस वोकैबुलरी को भी करना पड़ेगा। देखें व्यूअर्स, जो मुकाबले का इम्तहान होता है, उन जो मुकाबले के इम्तहान के स्टूडेंट्स हैं, वोकैबुलरी उनकी नाकामी या कामयाबी के अंदर जो ना एक बड़ा कंक्लूसिव फैक्टर साबित होती है, ना सिर्फ इंग्लिश के पेपर में बल्कि दूसरे तमाम पेपर्स में। देखें, मुकाबले के इम्तहान के अंदर वोकैबुलरी का मतलब ये नहीं है कि आपको सिर्फ अल्फाज मानी पता हो चीज़ों के। कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर वोकैबुलरी का मतलब ये है कि अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन, अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट, एग्जैक्ट एंड प्रॉपर यूज़ ऑफ वर्ड जो है ना, ये बहुत ज़रूरी है कि ये आपको आना चाहिए। देखें, तहरीर के अंदर लफ्ज़ों का जो गलत इस्तेमाल होता है ना, ये आपके इंप्रेशन को ख़राब कर देता है। तो लिहाजा हमने जो एडवांस वोकैबुलरी का कोर्स करवाना है, बल्कि इवन जो हमने बेसिक वोकैबुलरी का भी कोर्स करवाना है, तो उसमें हमने अपने स्टूडेंट्स को सिर्फ अल्फाज मानी की हद तक जो है वो चीज़ों वोकैबुलरी नहीं करवानी, बल्कि हमने उन्हें उनके अंदर ये स्किल डेवलप करने की कोशिश करनी है कि वो अपनी तहरीर के अंदर जो है लफ्ज़ों का दुरुस्त और मुनासिब जो इस्तेमाल है वो कैसे करेंगे। और एडवांस वोकैबुलरी में अब उन्होंने क्या क्या चीज़ें करनी है, हमने ना 4 मास्टर वर्ड लिस्ट बनाई हैं स्पेशली मुकाबले के इम्तहान के स्टूडेंट्स के लिए जो CSS PMS कर रहे हैं। तो अब क्या होगा, पहली आप मास्टर वर्ड लिस्ट करेंगे ना, तो उससे इंशाल्लाह आप एक तरह की एक लाइव डिक्शनरी बन जाएंगे। आपको वोकैबुलरी के आपके बहुत सारे प्रॉब्लम हल हो जाएंगे। एक तो आपका सिनोनिम एंटोनिम वाला पोर्शन जो होता है इंग्लिश का वो आपका सॉल्व हो जाएगा, पेयर ऑफ वर्ड्स का पोर्शन सॉल्व हो जाएगा। इसी तरह जब आप प्रेसी करेंगे तो उसको ब्रीफ करने में ये वर्ड्स आपके काम आएंगे। और इसके अलावा फिर हमने सेपरेटली पेयर ऑफ वर्ड्स, इडियम्स एंड वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की भी एक मास्टर वर्ड लिस्ट जो है वो हमने तैयार की हुई है। तो जब आप इनको भी कर लेंगे तो फिर तो बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा काम, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम के अंदर जो पेयर ऑफ वर्ड्स हैं और जो आपके इडियम्स वगैरह हैं वो हमारी इंशाल्लाह इन्हीं मास्टर वर्ड लिस्ट से ही आएंगे। और जब आप ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन वाली मास्टर वर्ड लिस्ट कर लेंगे तो प्रेसी में बहुत ज़बरदस्त हो जाएगी, आपकी बहुत क्वालिटी आ जाएगी प्रेसी के अंदर कि आप बहुत सारे वर्ड्स के अल्टरनेटिव के तौर पे एक वर्ड आप लिखेंगे, आपको यूज़ करना आ जाएगा, ब्रीफ करना आ जाएगा, बहुत ज़्यादा जो है क्वालिटी आ जाएगी आपकी प्रेसी के अंदर। खैर, ये जो है वर्ड लिस्ट जो है एडवांस वोकैबुलरी वाली, ये कर लेने से आपके मुकाबले के इम्तहान के जो रिक्वायरमेंट हैं या हाई क्लासेस के स्टूडेंट हैं या किसी भी किस्म के एडवांस लर्नर्स हैं, उनके वोकैबुलरी रिलेटेड जो इश्यूज़ हैं ना वो सारे हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा व्यूअर्स, अब वोकैबुलरी के हवाले से मैं आप लोगों से बहुत ही अहम इंफॉर्मेशन शेयर करना चाह रहा हूँ, तो लिहाजा ज़रा तवज्जो फरमाएँ।
देखें, ये जो इस तरह वर्ड लिस्ट की शक्ल में वोकैबुलरी को तैयार करना बेसिकली एक गलत तरीका है। वोकैबुलरी को इम्प्रूव करने का जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर है वो एक ही है, और वो है रीडिंग। और रीडिंग भी आपको दो तरह की करनी पड़ेगी, इंटेंसिव रीडिंग एंड एक्सटेंसिव रीडिंग। तो अगर आप लोगों के पास टाइम है तो कोशिश करें कि आप अपनी वोकैबुलरी को रीडिंग के ज़रिए इम्प्रूव करें। और इस सिलसिले में मैं आपको इंशाल्लाह कोई बुक्स भी रिकमेंड कर दूंगा कि जिनको रीड करके आप जल्दी वोकैबुलरी अपनी इम्प्रूव कर लेंगे। लेकिन स्टैंडर्ड प्रोसीजर इसका रीडिंग ही है। लेकिन अगर आप लोगों के पास टाइम कम है तो फिर आप ये वर्ड लिस्ट जो है इनको तैयार करना, यानी वोकैबुलरी के लिए, ये ऐसी है कि कहने एक तरह से शॉर्टकट है। और शॉर्टकट का आपको पता है कि ये अक्सर ही पेनफुल होता है। तो इस तरह वर्ड लिस्ट की शक्ल में वोकैबुलरी को तैयार करना भी थोड़ा सा आपके लिए पेनफुल साबित हो सकता है। थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी, थोड़ा सा ज़्यादा जोर लगेगा आपका, ये मैं आपको पहले बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि आप इनको कर नहीं पाएंगे, आप इसको कर लेंगे। और जब आप कर लेंगे तो फिर आप इसको एंजॉय भी करेंगे। अच्छा, आप जो लोग वोकैबुलरी की वजह से परेशान हैं उनके लिए गुड न्यूज़ ये है कि जिस तरह से हम आपको अपने चैनल पे वोकैबुलरी तैयार करवाएंगे ना, शायद ही कोई और चैनल इस तरह से आपको काम करवाए, बल्कि मेरा ख्याल है कोई भी नहीं करवाता होगा। व्यूअर्स, मैंने आपको पहले भी बताया कि किसी भी लैंग्वेज के अंदर एक्सपर्टीज़ का मतलब ये होता है कि आपका रिस्पॉन्स उसके अंदर ऑटोमेटिक हो, यानी लिखते हुए बोलते हुए आपको मुनासिब अल्फाज के चुनाव या इस्तेमाल के लिए सोचना ना पड़े, ठीक है ना, बल्कि खुद ब खुद जो है बगैर सोचे आप लिखें या बोलें। डिफरेंट चैनल्स के ऊपर जिस तरह से वोकैबुलरी तैयार करवाई जाती है, अव्वल तो स्टूडेंट्स को वो याद होती नहीं, तैयार नहीं होती। अगर हो भी जाए तो लिखते हुए बोलते हुए मुनासिब अल्फाज के चुनाव और इस्तेमाल में स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। लेकिन इंशाल्लाह जिस तरह से हम आपको काम करवाएंगे तो बगैर रट्टा लगाए हुए, ये मैं फिर बता रहा हूँ, बगैर रट्टा लगाए हुए ये वाले जो वर्ड्स हैं, जो आपके फ्रेजल वर्ब्स हैं, प्रोवर्ब्स हैं, ईडियम, पेरो वर्ड, ये सारी चीज़ें बगैर रट्टा लगाए हुए आपकी परमानेंट मेमोरी के अंदर जो है सेव हो जाएंगी। और आप जब भी लिखेंगे या बोलेंगे तो मुनासिब अल्फाज के इस्तेमाल या चुनाव के लिए आपको सोचना नहीं पड़ेगा। आपका रिस्पॉन्स जो है वो ऑटोमेटिक हो जाएगा, खुद ब खुद से लफ्ज़ जो हैं वो निकलते चलते जाएंगे आपके कलम से। फ़र्ज़ करें कि ये हमारे जो ईडियम्स की मास्टर जो लिस्ट है, आप इसी को कर लें हमारे बताए हुए तरीके से, तो यकीन जाने जब आप लिख रहे होंगे तो ऐसा नहीं कभी भी आपके साथ होगा कि लिखते हुए आपको ये सोचना पड़े कि यार इस सिचुएशन के मुताबिक आप कौन सा ईडियम जो है वो लगाना चाहिए। ऐसा नहीं होगा, बल्कि मौका महल की मुनासबत से खुद ब खुद ही जो ईडियम्स हैं ऑटोमेटिकली आपके कलम से निकलते चले जाएंगे और आप बड़ा इंजॉय करेंगे इस चीज़ को। और आपकी राइटिंग का एक बहुत ही अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा आपकी तहरीर को पढ़ने वाले के ऊपर। खैर, ये सारी बातें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ये वोकैबुलरी वाला टॉपिक पढ़ेंगे। उन वीडियोज़ के अंदर फिर साथ साथ चलती रहेंगी बातें। व्यूअर्स, बेसिक ग्रामर एंड बेसिक वोकैबुलरी के बाद बेसिक इंग्लिश कोर्स का नेक्स्ट मेजर सेगमेंट है कॉम्पोजिशन, जो कि टेक्निकल राइटिंग्स पर मुश्तमिल है। ये इंग्लिश राइटिंग के डिफरेंट फॉर्मेट्स हैं, इस वक्त आपको बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं। और ये लिस्ट अभी कंप्लीट नहीं है, जब हम पढ़ेंगे तो हो सकता है बीच में मज़ीद कुछ चीज़ें ऐड हो जाएं। लेकिन आप लोग कह सकते हैं कि जो कॉम्पोजिशन का पोर्शन है ये बेसिकली एग्जाम बेस्ड प्रेपरेशन पर मुश्तमिल है, यानी कि इसको सीखते हुए आप लोग अपने पेपर पैटर्न को फॉलो करेंगे। जो चीज़ पेपर में आपसे पूछी जा रही है आप वो चीज़ें तैयार कर लें, बाकी चीज़ें आप छोड़ सकते हैं। लेकिन व्यूअर्स, एक बात को हमेशा ध्यान में रखें कि किसी भी लैंग्वेज में अबूर हासिल करने की कोई हद नहीं होती, कोई अपर लिमिट नहीं होती। यानी कि लैंग्वेज प्रोफिशेंसी की कोई अपर लिमिट नहीं है। आप जितना मर्जी जो है किसी ज़ुबान में ज़्यादा से ज़्यादा महारत हासिल करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन एक बंदा जब आप अपनी नेटिव लैंग्वेज के अलावा किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखता है तो डेफिनेटली वो ऐसा कुछ ख़ास करने के लिए, किसी ख़ास मकसद के लिए ऐसा करता है। और अक्सर औक़ात ही लैंग्वेज सीखने के लिए फिर उसको, जब वो किसी ख़ास पर्पज़ के लिए सीख रहा है तो उसको ये किसी टाइम फ्रेम के अंदर रहकर सीखनी पड़ती है। तो ऐसी सूरत हाल में बाज़ औक़ात ये बड़ी एक चैलेंजिंग सिचुएशन बन जाती है कि आपने किस तरह एक महदूद टाइम के अंदर रहते हुए किसी फॉरेन लैंग्वेज के अंदर जो है आपने अपनी ज़रूरतों के मुताबिक महारत जो है वो हासिल करनी है। तो हर बंदे की प्रायोरिटीज़ डिफरेंट होती हैं। इसी तरह हर बंदे का फिर लैंग्वेज का प्रोफिशिएंसी लेवल जो है वो भी डिफरेंट होता है, टाइम लिमिट भी डिफरेंट होती है। तो ये सारी चीज़ें फिर डिसाइड करती हैं कि बंदे की लर्निंग रिक्वायरमेंट क्या है। तो लर्निंग रिक्वायरमेंट के पेश नज़र ही फिर हर बंदे की ये चीज़ भी डिफरेंट होती है कि उसने जो है लैंग्वेज के किन किन कंपोनेंट्स के ऊपर अबूर हासिल करना है। तो लिहाजा आप लोग भी अपनी प्रायोरिटीज़ को देख लें, अपनी टाइम लिमिट को देख लें और फिर डिसाइड कर लें कि इस पोर्शन में आपने क्या चीज़ जो है वो सीखनी है और क्या चीज़ आपने छोड़नी है।
लेकिन जो लोग शौकिया सीख लें इंग्लिश या जिनके पास टाइम ज़्यादा, तो उनको मैं यही कहूँगा कि वो ये सारी चीज़ें करें, क्योंकि इनमें से कोई भी एक ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आपकी आम लाइफ में आपके काम ना आए। लेकिन मैं बार बार एक बात रिपीट कर रहा हूँ कि कंपोजिशन से पहले के जो 2 पोर्शन है ना, यानी बेसिक ग्रामर एंड बेसिक वोकैबुलरी, ये हर बंदे ने लाजमी करने हैं। इसके बगैर जो है आपकी जो कॉन्सेप्ट बिल्डिंग नहीं होगी लैंग्वेज की, लैंग्वेज आपको नहीं आएगी। तो लिहाजा चाहे आप किसी इम्तहान की तैयारी कर रहे हैं या आप किसी भी मकसद के लिए इंग्लिश सीख रहे हैं, तो बेसिक ग्रामर एंड बेसिक वोकैबुलरी ये आपने लाजमी करनी है। इसी तरह जो बीए के स्टूडेंट्स हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव यूनिवर्सिटी के लिहाज से, अपने पेपर पैटर्न के लिहाज से ही कंपोजिशन का जो ये पोर्शन है उसकी तैयारी करेंगे। खैर एक नज़र हम जो है ये इसके कंटेंट्स को भी देख लेते हैं। इसमें ज़रा गौर करें कि हमने सेंटेंस मेकिंग से ही जो है शुरू कर रहे हैं, यानी सिंपल चीज़ों से ही हम शुरू करेंगे, फिर ग्रेजुअली जो है हम कॉम्प्लेक्स चीज़ों की तरफ मूव करेंगे। अब स्टार्ट में देखें ना, सेंटेंस मेकिंग है जिसमें आपने फ्रेजल वर्ब से और जो आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच वर्ड्स हैं उनसे आप सेंटेंस बनाना, क्वालिटी सेंटेंस बनाना सीखेंगे, पैराफ्रेजिंग सीखेंगे। तो पैराफ्रेज में बेसिक सेंटेंस मेकिंग ही है कि आपने वो एक चीज़ है उनको अपने अल्फाज में लिख रहे हैं, ठीक है, यानी ऐसा ऐसा हम आपकी राइटिंग को डेवलप करेंगे। तो इसी तरह फिर आप नीचे आते जाए, पैराग्राफ राइटिंग है, और फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया से मुराद ये है कि आप एक लफ्ज़ को कहानी में कैसे बदलते हैं, यानी सेल्फ राइटिंग आपके अंदर इंशाल्लाह डेवलप होगी ग्रेजुअली जब आप मूव करेंगे। तो इसी तरह फिर आप जो एडवांस टेक्निकल राइटिंग है, जैसे लेटर एप्लीकेशन है, प्रेसी राइटिंग है, कॉम्प्रीहेंशन है, ऐसे है, इसकी तरफ आप लोगों को लेकर आएंगे। अब मैंने आपसे ये कहा है कि जो चीज़ आप करना चाहते हैं वो आप कर लें, जो चीज़ आप छोड़ना चाहते हैं वो छोड़ दें। लेकिन मैं आपको यही कह रहा हूँ कि अगर आप ये सारी चीज़ें करेंगे ना, तो आपके लिए ज़्यादा सहूलत रहेगी, ज़्यादा एक अच्छे पावरफुल राइटर आप बनेंगे। देखिए हम फ़र्ज़ करें CSS PMS के जो स्टूडेंट्स हैं उनके सिलेबस में ये प्रेसी कॉम्प्रीहेंशन ऐसे है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये पैराफ्रेज ऑफ पोएम और इस तरह की चीज़ें हैं। एक्सपेंशन पहले थी, अब तो वो भी नहीं है। लेकिन अगर वो ग्रेजुअली मूव करेंगे, ये चीज़ें भी साथ में करके आएंगे, यानी पहले सेंटेंस मेकिंग, फिर एक्सपेंशन ऑफ आइडिया, और फिर ऐसा ऐसा अगर आएंगे, तो उनकी इन चीज़ों में बहुत ज़्यादा क्वालिटी आ जाएगी। तो इसलिए कोशिश करें, अगर टाइम है तो साथ में जो है आप ग्रेजुअली ही मूव करें राइटिंग के अंदर भी। अच्छा, एक और बात जहन में आ गई, स्टूडेंट्स मुझसे अक्सर ही पूछते हैं कि सर ये बेसिक इंग्लिश को करने में टाइम कितना लगेगा। देखें बात वहीं पे आ गई, मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ, लेकिन एक वीडियो में ही सारी बातें करना पॉसिबल नहीं है। अब ये जो टाइम वाला मसला है, इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा, इस टॉपिक के ऊपर मैंने पूरी एक अलग से वीडियो बना रखी है। इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप हमारा इंग्लिश का कोर्स जो है उसको स्टार्ट करने से पहले इंट्रोडक्टिव वीडियोस को ज़रूर देखें। आप उन इंट्रोडक्टिव वीडियोस को देख लेंगे ना, तो इंग्लिश सीखने के हवाले से जो आपके मसाइल हैं और जो आपके सवाल हैं ना, वो सारे हल हो जाएंगे। बाकी टाइम कितना लगेगा इंग्लिश सीखने में, तो उसका जवाब ये है कि ये हर बंदे के लिए अलहदा होता है। हम कोई आपको एक फिगर नहीं दे सकते कि आप इतनी देर में इंग्लिश सीख ही लेंगे, ठीक है। लेकिन इस टाइम वाले मसले को हल करने का ना एक बड़ा ज़बरदस्त तरीका मैं आपको बताता हूँ। देखिए आप ये ना सोचें कि आपको इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा। अगर आप इस चक्कर में पड़ गए तो शायद आप कभी सीख ही ना पाएँ, क्योंकि अक्सर ये होता है ना कि जब हम अपने मकसद को टाइम से मशरूत कर देते हैं तो फिर हम उसको नहीं अचीव कर पाते। आप ये ना सोचें कि आपको इंग्लिश सीखने में कितना टाइम लगेगा, बल्कि आप इस तरह से प्लान करें कि आपकी टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए आप इंग्लिश को कैसे सीख लेंगे। और इसका तरीका बड़ा आसान है। आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पे जाएं और आपकी जो रिक्वायरमेंट है, जो टॉपिक्स आप करना चाहते हैं, उन टॉपिक्स से रिलेटेड आप वीडियो खोल के देखें और उनका टाइम कैलकुलेट कर लें कि वो टोटल कितना टाइम बन रहा है, ठीक है। अब वो जो टाइम आपने काउंट कर लिया है उसको आपने डिवाइड कर देना है उन दिनों से जितने दिन हैं आपके पास तैयारी के लिए, यानी उस दिनों से डिवाइड करेंगे आप टाइम को, तो क्या आ जाएगा, वो आपकी डेली असाइनमेंट का टाइम आ जाएगा। लेकिन इसको कैलकुलेट करते हुए आपने अपनी रिवीजन और अपनी प्रैक्टिस का टाइम भी बीच में रखना है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही दफ़ा वीडियो देखेंगे आप तो आपको इंग्लिश आने लग जाएगी। प्रैक्टिस भी आपको करनी पड़ेगी, चीज़ों को रिपीट भी करना पड़ सकता है, तो वो भी आप उसका मार्जिन रख के तो आप जो है वो टाइम कैलकुलेट कर लें। तो बस सिंपल सा तरीका है कि आपने इस प्रोसीजर के साथ अपनी डेली असाइनमेंट का टाइम कैलकुलेट कर लेना है। तो वो आप टाइम कैलकुलेट करेंगे तो फिर वीडियोस को देख के आपको अंदाज़ा हो जाएगा ना कि आपने डेली इतनी वीडियोस करनी है, इतनी आपने प्रैक्टिस करनी है। बस आप कंसिस्टेंसी से चलते जाएं तो इंशाल्लाह आप अपनी टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए अपनी मतलूबा महारत हासिल कर लेंगे। अच्छा, इस तरह से टाइम कैलकुलेट करने के लिए जब आप ये सारी वीडियोज़ का रिव्यू करेंगे ना, तो इसका आपको एक और बहुत बड़ा फ़ायदा होगा। फ़ायदा ये होगा
कि आपको ये महसूस करके बड़ी हैरानी होगी कि हैरत अंगेज़ तौर पर आपका मेंटल प्रेशर जो है वो काफ़ी हद तक रिलीज़ कर गया है। उसकी वजह ये है कि जब आप सारी वीडियोस को इस तरह से एक दफ़ा देख लेंगे ना एक नज़र, तो आपके माइंड की एम्बिग्युइटी ख़त्म हो जाएगी। आपके काम की एक पिक्चर जो है वो बन जाएगी आपके माइंड में, और आपका जो माइंड है वो पुरसुकून महसूस करेगा। देखिए, तरीकाकार भी यही होता है किसी भी नए काम को करने का कि पहले आप उसका ओवरऑल एक जायज़ा लें, उसका रिव्यू करें। उससे ये होगा, आपका मेंटल प्रेशर भी ख़त्म होगा और काम करने की आपकी एफिशिएंसी भी इम्प्रूव कर जाएगी। देखिए, फ़र्ज़ करें आपने कोई नई बुक ही पढ़नी है, तो उसका तरीकाकार ये नहीं है कि बुक उठाई और जनाब पहले सफ़े से शुरू हो गए रीड करना। आप पहले 10-15 मिनट लगा के उस बुक का रिव्यू करें, उसके सफ़ों को आगे पीछे करके देखें उसको अच्छी तरह। उसके बाद फिर आप बुक पढ़ना शुरू करें। आप मेरे तरीके से बुक पढ़ के देखें, आप ये महसूस करेंगे कि आपको समझ भी पहले से ज़्यादा बेहतर आ गई है इस तरह पहले रिव्यू कर लेने से, और आपकी रीडिंग एफिशिएंसी भी बढ़ गई है। इसी तरह जब आपने हमारे इंग्लिश की जो चैनल है इसके ऊपर आपने इंग्लिश सीखने के लिए काम करना है ना, तो पहले आप अपने जो मुतल्लिका टॉपिक्स हैं, जो आपके कंटेंट हैं, उनसे रिलेटेड वीडियोस का एक जनरल रिव्यू कर लें, सारी वीडियोस को देख लें। इस तरह सारी वीडियोस को एक दफ़ा देख लेने से ना आपके अंदर एक पिक्चर बन जाएगी कि आपने क्या क्या काम करना है, कितनी वीडियोस आपने करनी है। तो फिर जो है आपका प्रेशर भी रिलीज़ होगा, आपकी लर्निंग एबिलिटी भी जो है वो आपके अंदर पैदा हो जाएगी, एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, क्योंकि एक मोटिवेशन आ जाएगी कि आपको लगेगा कि आप ये काम कर लेंगे। तो ये बहुत ज़रूरी है। बाकी ये अप्रोच बड़ी गलत है कि इंग्लिश सीखने में जनाब कितना टाइम लगता है। उसकी वजह ये है कि इंग्लिश जो है ना एक बहुत बड़ी स्किल है, ठीक है? ऐसा नहीं है कि ये फ़ौरन से आपको आ जाएगी, इसके आपको टाइम लगेगा। अब ये जो आपकी अप्रोच है ना कि जी कितना टाइम लगेगा, इस गलत अप्रोच की वजह से जो थोड़ा बहुत आपके पास टाइम होता है ना, आप वो टाइम भी यूट्यूब के ऊपर इस तरह के झांसों में आकर गवा बैठते हैं कि जी 15 दिनों में सारी अंग्रेज़ी सीख लें, ठीक है? आप जनाब एक वीडियो के बाद फर अंग्रेज़ी बोलेंगे, 15-20 मिनट की एक वीडियो के बाद सारे टेंस आपको आने लग जाएंगे, माहिर बन जाएंगे आप। देखिए, मैं फिर कह रहा हूँ कि इंग्लिश सीखना एक स्किल है, इस पे आपको टाइम लगेगा, जल्दी वैसे भी कुछ नहीं होता, ठीक है? तो ठीक-ठाक आपको टाइम देना पड़ेगा इसको। हाँ, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है, तो फिर आपकी अप्रोच ये होनी चाहिए कि आप किस तरह से अपनी टाइम लिमिट के अंदर रहते हुए अपने टारगेट को अचीव करेंगे। तो तरीकाकार मैंने आपको इसका बता दिया। और स्टूडेंट्स, टाइम का प्रेशर बड़ी ज़ालिम चीज़ होती है, लेकिन प्रेशर के अंदर ही किसी बंदे की एबिलिटी का पता चलता है कि कोई बंदा कितना काबिल है, क्योंकि रिलैक्स होकर तो हर बंदा कोई भी काम कर सकता है। लिहाजा लाइफ में कभी भी आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर फील हो या आपको ये लगे कि आप कोई मखसूस काम नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त आप ये सोचा करें कि इस काम को अगर कोई दूसरा इंसान कर सकता है ना, तो आप भी कर सकते हैं। बाकी आप लोगों के लिए मैंने एक इंतहाई मोटिवेशनल वीडियो बनाई है, तो उसको देख के आपकी तमाम तरह की नेगेटिव फीलिंग्स और प्रेशर इंशाल्लाह रिलीज़ हो जाया करेगा जब भी आप उसको देखा करेंगे। तो इसीलिए मैं बार बार आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप एक बार थोड़ा सा टाइम निकाल के मेरी इंट्रोडक्टिव वीडियोस को ज़रूर देख लें, और ये मेरी गारंटी है इंशाल्लाह कि उनको देख के आपका टाइम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं होगा। अच्छा जी, बेसिक इंग्लिश कोर्स आपका इतना ही था, और इसको कर लेने से इंशाल्लाह काफ़ी हद तक अंग्रेज़ी ज़ुबान आप सीख जाएंगे, और स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़ के अंदर किसी भी किस्म के इम्तहान, इवन के मुकाबले के इम्तहान के अंदर बैठने के भी आप काबिल हो जाएंगे। अगर आप जनरली इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो इतना काफ़ी है आपके लिए। लेकिन अगर आप ज़्यादा मैस्ट्री चाहते हैं इंग्लिश ज़ुबान के अंदर, या आप किसी बड़े मुकाबले के इम्तहान में अपीयर होना चाहते हैं जैसे कि CSS, PMS और जुडिशरी वगैरह में, तो फिर मैं आपसे कहूँगा कि आपको एडवांस इंग्लिश कोर्स भी करना चाहिए। लेकिन उस बारे में बाद में बात करते हैं, पहले मैं इसको ज़रा वाइंड अप कर लूँ। अच्छा, मैंने ना ये बेसिक इंग्लिश कोर्स को सारे को एक्सप्लेन कर दिया है और सीक्वेंस के साथ किया है, ठीक है ना? और इसी सीक्वेंस के साथ आप मेहनत करते रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है स्टेप बाय स्टेप आपकी लर्निंग जो है वो डेवलप होती चली जाएगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि ये जो मैंने सीक्वेंस बनाया है ना चीज़ों को करने का, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ये सीक्वेंस, ये लर्निंग लैडर मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बनाई है। आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना? देखें, अल्लाह पाक ने हर इंसान को दूसरे से अलहदा बनाया है, तो लिहाजा आप चीज़ों को अपने लिहाज से भी एडजस्ट करके करने की कोशिश किया करें। कभी कभी अक्सर ये होता है कि हम रवायती तरीके से कोई काम करते हैं ना, तो हमें उसके मुनासिब रिज़ल्ट नहीं मिलते, लेकिन जब उसी काम को हम अपने तरीके से करते हैं तो हमें उसके बहुत अच्छे रिज़ल्ट मिल जाते हैं। लिहाजा ये जो सीक्वेंस बनाया ना, ये मैंने अपने एक्सपीरियंस की बेस पे बनाया।
आप इसे अपनी सहूलत के मुताबिक, अपने एक्सपीरियंस, अपनी समझ के मुताबिक इसमें तब्दीली कर सकते हैं, जिसको आप अच्छे तरीके से फॉलो कर सकें, जिसकी आपको अच्छी समझ आए। आप वो सीक्वेंस अपना भी खुद से तैयार कर सकते हैं। अच्छा व्यूअर्स, ये भी हो सकता है कि कुछ लोगों को किसी सीक्वेंस के अंदर भी प्रॉपर समझ ना आए। अब इसका फिर क्या हल है? व्यूअर्स, मैं आपको ये बात क्लियर करता चला जाऊँ कि इंग्लिश लैंग्वेज के डिफरेंट टॉपिक्स के ऊपर सिर्फ वीडियोस को देख लेने से आपके अंदर इंग्लिश लैंग्वेज की कमांड पैदा नहीं होगी। लैंग्वेज आती है प्रैक्टिस से एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली रेपिटिशन से। आपको चीज़ें याद करने से नहीं आएंगी, बार बार दोहराने से और बार बार प्रैक्टिस करने से आएंगी। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं, जिनका इंग्लिश के साथ पहला इंट्रैक्शन है, फर्स्ट टाइम वो इंग्लिश सीख रहे हैं, तो उनके लिए तो कोई चांस ही नहीं है कि वो एक दफ़ा वीडियो देखेंगे तो उनको इंग्लिश आ जाएगी। लिहाजा ऐसे लोगों से मैं ये कहूँगा कि जब आप लोग कोर्स कर रहे होंगे ना, तो रास्ते में कोर्स के दौरान आपको किसी चीज़ की समझ नहीं आ रही तो आप वहाँ पे रुके नहीं, आप चलते जाएं। आप कोर्स को कंप्लीट करें। जब आपका कोर्स कंप्लीट हो जाए तो दोबारा फिर आप नए सिरे से फिर से शुरू कर दें कोर्स को। आप नोट करेंगे कि जब आप दूसरी दफ़ा कोर्स करेंगे ना, तो पहली की निस्बत जो है आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज़्यादा अच्छी डेवलप होगी। तो इसी तरह फिर आपने बार बार कोर्स को रिपीट करना है, यहाँ तक कि आपको सारी समझ आ जाए, कोई आपको सवाल ना रहे, कोई आपके प्रॉब्लम ना महसूस हो, कोई एम्बिग्युइटी ना आपके अंदर ना आ रहे। तो इस तरह बार बार रिपीट करेंगे तो ही जो है ना वो आपकी मैस्ट्री जो है वो डेवलप होगी लैंग्वेज के ऊपर। और आम लाइफ में भी इसी फार्मूले को इस्तेमाल किया करें। आप फ़र्ज़ करें कोई काम कर रहे हैं, तो काम करने के दौरान आपको किसी पॉइंट की समझ नहीं आ रही ना, तो वहाँ पे रुके नहीं, वहाँ पे निशान लगा के आप आगे बढ़ जाएं, काम को कंप्लीट करें। तो काम कंप्लीट करने पे हो सकता है कि जब पूरे काम की पिक्चर आपके सामने आएगी तो हो सकता है उसी से ज़िमनी पॉइंट्स की आपको समझ आ जाए। इसीलिए मैं आपको कहता हूँ ना कि अगर आप किसी चीज़ को बेहतर तरीके से समझना चाहते हैं तो उसको एज ए होल समझा करें। मैंने आपको पहले भी बुक की मिसाल दी है, अब फिर मैं आपको बुक की मिसाल दूंगा। देखें, आप एक किताब को बड़े गौर से पढ़ते हैं, बड़ी कंसंट्रेशन से, तवज्जो से, अच्छी तरह से उसको रीड कर लेते हैं। उसके बावजूद जब भी आप उस बुक को रिपीट करेंगे तो हर दफ़ा जब आप उसको रीड करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ नया उसमें से सीखने को मिलेगा, जो कि आपने लास्ट रीडिंग में नहीं सीखा था। इसी तरह इस इंग्लिश को कोर्स को करते हुए रास्ते में आपको कोई कन्फ्यूजन हो जाए, कोई परेशानी हो जाए, तो आपने डिसहार्ट नहीं होना। आप जैसे ही इसको बार बार रिपीट करेंगे ना, इंशाल्लाह आपकी सारी एम्बिग्युइटीज़ जो हैं वो ख़त्म होती चली जाएंगी। लेकिन मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ कि अंग्रेज़ी ज़ुबान अगर आपने सीखनी है तो वो आपको आनी है प्रैक्टिस से और रेपिटेशन से। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। अगर कोई बंदा आपको शॉर्टकट बताने की कोशिश कर रहा है तो वो आपको झूठ बोल रहा है, ऐसे फ़र्ज से बच कर रहे हैं, वो आपको मिसगाइड कर रहा है। इसके अलावा दौरान स्टडी अगर कोर्स के हवाले से कोई परेशानी बन जाए, आपको कोई समझ ना आए, तो फिर आपने क्या करना है, इसी वीडियो को निकाल के देखना है, ये वाली हाउ टू लर्न इंग्लिश लैंग्वेज। क्योंकि इस चीज़ के काफ़ी चांसेस हैं कि स्टडी के दौरान आपको अपने सीक्वेंस को मेंटेन करने के लिए या जो है अपने इस कोर्स को बेहतर तरीके से समझने के लिए इसको बार बार निकाल के देखना पड़े। और आपने करना भी ऐसे ही है कि कोर्स के हवाले से आपको कोई प्रॉब्लम बना तो फ़ौरन से ये वीडियो निकाल के देख ली। इंशाल्लाह आप जब इस वीडियो को देख लेंगे तो आपकी जो है वो परेशानी दूर हो जाएगी। इसके अलावा जो जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने इस वीडियो में बताए हैं, आप उनको नोट डाउन करके आप उनके अपने नोट्स भी बना सकते हैं, अपनी एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं सारी चीज़ों की। तो जब आपको कोर्स के हवाले से कोई परेशानी हुई तो अपनी वो जल्दी से लिस्ट निकाल के देख ली और अपनी परेशानी को दूर कर लिया। तो व्यूअर्स, बेसिक इंग्लिश कोर्स जो है उसका कंटेंट यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। वो मैंने आपको तफसील से सारा एक्सप्लेन कर दिया है सीक्वेंस के साथ। अब आखिर में कुछ अनाउंसमेंट्स हैं, उनको भी ज़रा नोट फरमा लें। पहली बात तो ये है कि हमारे चैनल के ऊपर हमने हर चीज़ की अलग से प्लेलिस्ट दी होगी, यानी कि जो वोकैबुलरी है उसकी अलग से प्लेलिस्ट है, जो आपके थ्योरी के क्वेश्चंस हैं उनकी अलग से प्लेलिस्ट है, यानी हर चीज़ की एक अलग से प्लेलिस्ट होगी और उनको इसी सीक्वेंस के साथ ऑर्गेनाइज़ किया है। यानी जो बोर्ड पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया है सारा सीक्वेंस, इसी सीक्वेंस में हमने प्लेलिस्ट को ऑर्गेनाइज़ किया हुआ है। तो वो इंशाल्लाह जब आप चैनल को ऑपरेट करेंगे तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आपको चीज़ों को ढूंढना नहीं पड़ेगा। वो जब आप प्लेलिस्ट देखेंगे ना तो खुद ही आपको समझ आ जाएगी। दूसरा ये है कि वोकैबुलरी की प्लेलिस्ट जो है वो कुछ थोड़ा लेट है, अभी कुछ दिनों में वो एक्टिवेट हो जाएगी। ये डेट आप देख लें, डेट मौजूद है यहाँ पे, तो अंदाज़ा लगा लें कि महीने 1.5 महीने बाद इंशाल्लाह वो अपडेट हो जाएगी। कोशिश मेरी यही है कि जल्दी से जल्दी वो अपडेट हो। इसके अलावा ये जो मैंने कंटेंट एक्सप्लेन किए हैं बोर्ड के ऊपर, अगर किसी शख्स को यहाँ बोर्ड पे समझ नहीं आ रही तो मैंने इन
कंटेंट्स को बड़ी खूबसूरती के साथ PDF फाइल के अंदर सेव किया है और वो गूगल ड्राइव पे रख दी है। लिंक नीचे मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो वहाँ से आप उस डाउनलोड करके उस फाइल को आप इस जो कोर्स कंटेंट है उनको बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा जो मैट्रिक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए एक अनाउंसमेंट है, वो ये है कि उनका जो इंग्लिश का बी पोर्शन है जिसमें ग्रामर से रिलेटेड सवाल पूछे जाते हैं, लेटर, एप्लीकेशन, ऐसे वगैरह, तो उनका बी पेपर जो है उसकी तैयारी इस बेसिक कोर्स को कर लेने से उनकी कंप्लीट हो जाएगी। इसके अलावा जो उनका ए पोर्शन है जिसमें टेक्स्ट बुक से रिलेटेड सवाल उनसे पूछे जाते हैं, तो उसकी तैयारी उनको अलहदा करवाई जाएगी और वो सारी टेक्स्ट बुक जो हैं उनको पढ़ाई जाएंगी इंशाल्लाह हमारे चैनल के ऊपर। इसी तरह जो BA BSc के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी सेम अनाउंसमेंट ही है कि जो उनका बी पेपर है वो इंशाल्लाह पूरा सॉल्व हो जाएगा इस बेसिक इंग्लिश कोर्स को कर लेने के बाद। उनको मसला नहीं रहेगा बी पेपर में। उसमें कॉम्पोजिशन में जो आपके पेपर पैटर्न में चीज़ें हैं वो आप कर लें, बाकी छोड़ दें। इसके अलावा जो आपका ए पेपर है उसकी अलहदा से तैयारी करवाई जाएगी और उसमें जो पाकिस्तान की प्रोमिनेंट यूनिवर्सिटी जो BA करवा रही हैं तो उनकी टेक्स्ट बुक्स जो हैं, ये जो आपकी एंथोलॉजी सिलेक्शन और ये आपकी पोइट्री वगैरह, ये सारी की सारी बुक्स हम इंशाल्लाह आपको पढ़ाएंगे भी और आपको पेपर की तैयारी भी करवाएंगे ए पेपर की। और जो मुकाबले के इम्तहान के स्टूडेंट्स हैं उनकी टेस्ट रिक्वायरमेंट जो है इंग्लिश की इंशाल्लाह वो भी बेसिक इंग्लिश कोर्स को जो है वो करने से कंप्लीट हो जाती हैं। बाकी जो CSS PMS वाले हैं उनका 200 नंबर का पेपर सॉल्व हो जाता है बेसिक इंग्लिश कोर्स को कर लेने से। उसमें एक इंग्लिश ऐसे का पेपर है और जो इंग्लिश जनरल इंग्लिश का पेपर है इंग्लिश कॉम्पोजिशन का, वो दोनों सॉल्व हो जाते हैं। और CSS PMS वाले जो हैं उनके लिए एक और गुड न्यूज़ ये है कि मैं उनको ऐसे की टेक्निक्स और तरीकाकार समझाने के अलावा उनको ऐसे के 2-3 टॉपिक्स भी बाकायदा इंशाल्लाह तैयार करवाऊंगा। और ये वो टॉपिक होंगे कि इंशाल्लाह हर साल वो आते हैं और आगे भी आएंगे। हर साल जो है उन 2-3 टॉपिक्स में से एक टॉपिक पे ऐसे ज़रूर आएगा। बाकी CSS PMS वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं एक बात क्लियर करता जाऊं कि अगर तो आपके पास टाइम कम है तो फिर बेसिक इंग्लिश कोर्स कर लेने से आप इस काबिल हो जाएंगे कि आप इम्तहान में अपीयर हो सकते हैं, प्रॉब्लम कोई नहीं है। लेकिन अगर आपके पास टाइम है तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा, बल्कि रिकमेंड करूंगा कि आप एडवांस इंग्लिश कोर्स भी जरूर करें, क्योंकि एडवांस इंग्लिश कोर्स कर लेने के बाद ही आप कॉन्फिडेंटली ये कह सकेंगे कि आपको इंग्लिश आती है। और वैसे भी क्योंकि कंपटीशन का एग्ज़ाम है तो वहाँ पर आपका मुकाबला जो है वो बेहतर से बेहतरीन स्टूडेंट्स के साथ होना है और मार्क्स का मामला है, तो इसलिए बेहतर है कि आप एडवांस इंग्लिश कोर्स भी करें। और अगर टाइम का ज़्यादा मसला है तो एटलीस्ट आप एडवांस वोकैबुलरी को ज़रूर कर लें, क्योंकि बेसिक वोकैबुलरी से आपके एग्जाम की इंग्लिश जो है ना वोकैबुलरी की रिक्वायरमेंट पूरी नहीं होती। तो आपको एडवांस वोकैबुलरी आप ज़रूर कर लें अगर आपसे पूरा एडवांस कोर्स नहीं भी आपसे किया जाता। और वोकैबुलरी तो वैसे भी एक ही है, मैंने आपको पहले भी बताया कि उसको 2 हिस्सों में सिर्फ नए लर्नर्स को परेशानी से बचाने के लिए 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया है कि जो नए लोग हैं वो घबरा ना जाएं हाई लेवल की वोकैबुलरी देखकर। इसी तरह जो लोग आइल्स कर रहे हैं अगर उनकी बैंड रिक्वायरमेंट 6 से 7 बैंड्स है तो उनके लिए बेसिक इंग्लिश कोर्स एनफ है। मगर अगर वो 7 बैंड से ज़्यादा बैंड देना चाहते हैं तो फिर उनको भी एडवांस इंग्लिश कोर्स करना पड़ेगा। इसी तरह जो शौकिया इंग्लिश सीखने वाले हैं तो उनके लिए भी ये है कि बेसिक इंग्लिश कोर्स को कर लेने से इंग्लिश ज़बान उनको आ जाएगी। लेकिन अगर वो साथ में एडवांस इंग्लिश कोर्स कर लें तो फिर तो क्या ही बात है, यानी सोने पे सुहागे वाली बात है। और मैं उनको भी रिकमेंड करूंगा कि वो उसको करें एडवांस इंग्लिश कोर्स को भी, क्योंकि अगर वो एक स्किल को सीख रहे हैं तो फिर उसको पूरी तरह से सीखें। तो अब लास्ट में मेरी फिर वही रिक्वेस्ट है जो मैं पूरी वीडियो के दौरान भी बार बार आपको करता आ रहा हूँ, तो आप ये बार बार इसीलिए कह रहा हूँ ना, तो आप इससे समझ लें कि इसकी अहमियत है तो मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो आप मेरे कोर्स से अगर अच्छे तरीके से मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो फिर मेरे कोर्स की इंट्रोडक्टरी वीडियोस को ज़रूर देखें और उसमें आप लोगों के लिए मैंने एक मोटिवेशनल वीडियो बनाई है, उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। और फिर मैंने फील्ड स्पेसिफिक वीडियोस भी बनाई हैं, आइल्स वालों के लिए अलहदा, CSS वालों के लिए अलहदा, और जो आपके जो MCQs के मुकाबले के इम्तहान हैं उनके लिए अलहदा, BA BSc वालों के लिए अलहदा बनाई है, जुडिशरी वालों के लिए अलहदा वीडियो बनाई है। तो आप अपने फील्ड से रेलिवेंट वीडियोस को भी ज़रूर देखें। और अगेन मेरा यही प्लेज है कि आपका टाइम ज़ाया बिल्कुल नहीं होगा इन वीडियोस को देख के। और काइंडली वीडियोस को देख के कमेंट्स ज़रूर दिया करें, क्योंकि जब आप कमेंट्स नहीं देते हैं तो वन वे कम्युनिकेशन की वजह से हमें डेड जो है फील होता है। आपके कमेंट्स हमें लाइव रखते हैं, हमें मोटिवेशन मिलती है और सजेशन भी मिलती है, तो काइंडली कमेंट्स जो हैं वो ज़रूर दिया करें। अब जो CSS PMS के स्टूडेंट्स हैं या वो लोग जो ज़रा हाई लेवल की मैस्टरी चाहते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के ऊपर, वो मेरे साथ रहेंगे एडवांस इंग्लिश कोर्स को डिस्कस करने के लिए। बाकी लोगों को छुट्टी है, वो जा सकते हैं। व्यूअर्स, एडवांस इंग्लिश कोर्स
इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ को डेवलप करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। आप मुकाबले का इम्तहान देना चाहते हैं जैसा कि CSS, PMS या जुडिशरी वगैरह, तो आपको ये कोर्स ज़रूर करना चाहिए। आप आइल्स एग्ज़ाम्स के अंदर 7 या 7 से ज़्यादा बैंड्स हासिल करना चाहते हैं तो भी आपके लिए इसे करना बहुत ज़रूरी है। इसी तरह आप किसी भी पर्पज़ के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हाई लेवल की मैस्ट्री चाहते हैं तो भी आपको इस कोर्स को फिर ज़रूर कर लेना चाहिए। और जहाँ तक इस कोर्स के कंटेंट का तल्लक है तो कंटेंट मोस्टली इसका बेसिक इंग्लिश कोर्स जैसा ही है। मेन फ़र्क सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमने चीज़ों को ज़्यादा डिटेल एंड डेप्थ में जाके एक्सप्लेन किया है, ज़्यादा एम्फेसिस के साथ स्टडी किया है और हायर क्लासेस और जो प्रोफेशनल एग्ज़ाम्स हैं उनकी इंग्लिश रिक्वायरमेंट को पूरा करने की कोशिश की है और कुछ इजाफी चीज़ें भी इसके कंटेंट के अंदर शामिल की गई हैं। तो चलें पहले एक नज़र ज़रा इसके कंटेंट को देख लेते हैं। तो पहला पोर्शन इसका ग्रामर का ही है। तो ग्रामर के अंदर हम वर्ड से शुरू कर रहे हैं। मज़ीद जो है वर्ड साइंस को डिस्कस करेंगे, जैसे बेसिक में भी हमने वर्ड से ही शुरू किया था, इस तरह फिर हम जो कॉमन एरर्स हैं उनको डिस्कस करेंगे और फिगर्स ऑफ स्पीच को देखेंगे। इसके अलावा ये भी हो सकता है कि एक दफ़ा जो ग्रामर है उसको ज़रा ज़्यादा डिटेल के अंदर जाके फिर एक दफ़ा जो है रिवाइज कर दिया जाए। इसी तरह फिर हमारा नेक्स्ट पोर्शन आ जाता है एनालिसिस का। उसमें जो सेंटेंस की काइंड्स हैं स्ट्रक्चर के लिहाज से फ्रेज एंड क्लॉज के साथ उनको रिलेट करके डिटेल में हम एनालिसिस करेंगे सेंटेंसेस का। नेक्स्ट पोर्शन में ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस का है। उसमें कन्वर्जन्स हैं, 5 तरह की कन्वर्जन्स हैं कि किस तरह से हम सिंपल सेंटेंस को जो है कंपाउंड में या कॉम्प्लेक्स में आप जो है कन्वर्ट कर सकते हैं। ये बड़ा सेंसिटिव पार्ट होता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि अक्सर इसी में वो गलती करते हैं। सिंपल सेंटेंस को वो हैंडल कर लेते हैं लेकिन जैसे ही उनको कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड सेंटेंस लिखना पड़ता है तो फिर उनसे गलती होती है। वो मैसेज कुछ कन्वे करना चाह रहे होते हैं लेकिन जो रीड कर रहा होता है उसको कुछ समझ और आ रही होती है, क्योंकि सेंटेंस स्ट्रक्चर के अंदर प्रॉब्लम होता है। इसी तरह से जो सिंथेसिस ऑफ सेंटेंस का पोर्शन है उसमें भी हमने सेंटेंस को जनरेट करना है आपस में कंबाइन करके। ठीक है, 2 या 2 से ज़्यादा सेंटेंसेस को मिला के हम कंपाउंड या कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाएंगे। तो ये भी तकरीबन वही चीज़ है लेकिन सिर्फ उसमें फ़र्क ये है कि हमने उसमें सेंटेंस को कन्वर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे कंबाइन कर रहे हैं। तो हैं ये दोनों चीज़ें सेंटेंस स्ट्रक्चर को ही डील करने के लिए। और सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है ये क्वालिटी जो राइटिंग है ये इसको शो करती है कि जितनी ज़्यादा आपकी सेंटेंस स्ट्रक्चर अच्छी होगी तो उतनी ज़्यादा ही आपकी राइटिंग के अंदर क्वालिटी होगी। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर पे हम इजाफी इन्फॉर्मेशन भी उसमें पढ़ेंगे, जैसे कि वर्ब पैटर्न है, क्वेश्चन है, टैग्स है, शॉर्ट आंसर्स के अंदर आपने इंग्लिश को कैसे रखना है। तो ये बेसिकली ये तीनों पोर्शन सेंटेंस स्ट्रक्चर से रिलेट करते हैं। इसके अलावा रीडिंग स्किल के ऊपर बात होगी कि आपने किस तरह से रीडिंग करनी है और कम टाइम के अंदर जो है आप कैसे जो है अच्छा रीड कर सकते हैं, कैसे आप अंडरस्टैंडिंग कैसे डेवलप कर सकते हैं, आपने रीडिंग के अंदर अपनी कॉम्प्रीहेंशन जो है उसको कैसे बेहतर बनाना है। इसी तरह वोकैबुलरी जो है, वोकैबुलरी में मोस्टली इसका वोकैबुलरी का कंटेंट जो है वो बेसिक वोकैबुलरी के कंटेंट से ही मिलता जुलता है। सिर्फ फ़र्क ये है कि जो बेसिक वोकैबुलरी थी वो ज़रा सिंपल थी, ये कॉम्प्लेक्स है, क्वांटिटी में भी ज़्यादा है। और इसी तरह जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हमने 4 जो है स्पेसिफिकली मास्टर वर्ड्स तैयार की हैं जो कि उनके एग्जाम्स में काम आएंगी। आप ये कह सकते हैं कि ये एग्ज़ाम बेस्ड वोकैबुलरी है। तो बाकी मोस्टली कंटेंट इसका सेम ही है। कुछ इजाफी चीज़ें जो हैं वो भी शामिल की गई हैं, जैसे कि फेलिसिटियस फ्रेजेस हैं या फॉरेन वर्ड्स हैं। तो लेकिन मोस्टली जो है कंटेंट दोनों का सेम है। आप ये कह सकते हैं कि जो बेसिक वोकैबुलरी है वो ज़रा लोअर लेवल के स्टूडेंट्स के लिए है और जो ये एडवांस वोकैबुलरी है ये हाई क्लासेस के लिए है और प्रोफेशनल स्टूडेंट्स के लिए है। बाकी जो वोकैबुलरी वाला पोर्शन है एडवांस कोर्स का, इसको मैंने बेसिक कोर्स की वोकैबुलरी के साथ डिटेल में डिस्कस कर दिया था। मेरा नहीं ख्याल कि इस पर मज़ीद हमें कोई डिटेल में बात करने की ज़रूरत है। व्यूअर्स, इसी तरह हमारा लास्ट पोर्शन है एडिशनल इंफॉर्मेशन का। इसमें सबसे पहले हम आपको 150 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस सॉल्व करवाएंगे और ये 150 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस आपके लिए एक रेफरेंस सोर्स का काम देंगी। यानी आपने पहले जो कुछ पढ़ा होगा यहाँ पर आके टेस्ट हो जाएगा, आप खुद को खुद से एवेल्युएट कर सकेंगे। यानी जब आप इन एक्सरसाइजेस को सॉल्व करेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि आप तैयारी के लिहाज से इस वक्त कहाँ पे खड़े हैं। बाकी एक बात बड़ी क्लियर है, आप इन 150 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस को जब सॉल्व कर लेंगे तो आपकी जो रिटन इंग्लिश है
उसमें फिर कोई गलती का इम्कान बाकी नहीं रहेगा, बिल्कुल एरर फ्री एंड फ्लॉलेस जो है वो आपकी राइटिंग हो जाएगी। मज़ीद हम इसके अलावा भी आपको कुछ एडिशनल एक्सरसाइजेज जो हैं वो प्रैक्टिस के लिए देंगे, बिकॉज लैंग्वेज इज़ अ मैटर ऑफ प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा ही आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। तो हम आपको प्रैक्टिस के लिए भी मज़ीद एडिशनल जो है एक्सरसाइजेज में देंगे। और व्यूअर्स जो है हमारा जो एडिशनल इंफॉर्मेशन का पोर्शन है इसके ऊपर कुछ ना कुछ चलता ही रहेगा। ये भी हो सकता है कि हम जो ग्रामर है वो पूरी की पूरी रिपीट करवा दें किसी और स्टाइल में। ये जो है बेसिकली जनरल नॉलेज का पोर्शन है, ये स्कॉलर्स एंड टीचर्स के लिए है। हम इसमें इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर आपका जनरल नॉलेज बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ पेश ज़रूर करते रहेंगे। जैसे कि अभी हम पेश कर रहे हैं मसलन कि जो ब्रिटिश एंड अमेरिकन इंग्लिश का क्या फ़र्क होता है, ये चीज़ डिस्कस करेंगे। हम स्पेलिंग रूल्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा जो पेपर सॉल्व करने की डिफरेंट टेक्निक्स एंड टिप्स को डिस्कस करेंगे। और जो फेमस इंग्लिश हीरोज़ हैं उनकी स्पीचेस को हम यहाँ पे उनका एनालिसिस करेंगे ताकि उनकी इंग्लिश को देख के हमारी इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी क्वालिटी आ जाए। इस तरह डिफरेंट जो है स्पोकन इंग्लिश की जो बातें हैं वो भी डिस्कस होंगी। तो ये एक इन्फिनिटी प्रोडक्ट है, ना ख़त्म होने वाला सिलसिला है, इस पे कुछ ना कुछ चलता रहेगा। लेकिन अब आपने परेशान नहीं हो जाना कि ये फिर कैसे ख़त्म होगा। देखिए ख़त्म आपका यहीं पे हो गया है। जहाँ तक आपका रिक्वायरमेंट का तल्लक है तो बेसिक इंग्लिश एंड एडवांस इंग्लिश और उसके बाद ये 150 प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस, ये आपकी रिक्वायरमेंट यहाँ पे पूरी है। उसके बाद में जो चलेगा ना वो आपके शौक पर है। आप उसको देखना चाहें, करना चाहें तो करें, ना करना चाहें तो कोई मसला नहीं। देखें, आपको मैंने पहले भी बताया था कि जो लैंग्वेज होती है ना उसका जो जनरल नॉलेज होता है उसके अंदर जो महारत हासिल करने की कोई अपर लिमिट नहीं है। तो हम अपने चैनल पे इस पोर्शन में आके आगे चलाते ही रहेंगे कोई ना कोई चीज़। तो आपका शौक हो तो आप साथ में कंटिन्यू करें, वरना ज़रूरत आपकी यहाँ पर पूरी हो गई है। इसीलिए फिर हमने अपने चैनल पे एडिशनल इंफॉर्मेशन की प्लेलिस्ट ही अलहदा रख दी है ताकि आप जब बेसिक और एडवांस कोर्स कर रहे हों तो उनको करते हुए आप इसके और इसके मटेरियल को आपस में मिक्सअप ना कर दें। तो लिहाजा आपको अगर शौक हो तो आप इसकी प्लेलिस्ट में जाके जनरल नॉलेज के लिए उसको देख लें, वरना आपको इधर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। आखिर में मेरी वही याद दहानी जो कि पूरी वीडियो के दौरान मैं आपको बार बार करवाता रहा हूँ कि अगर आप मेरे इस इंग्लिश कोर्स से भरपूर तरीके से फ़ायदा हासिल करना चाहते हैं तो फिर इस कोर्स की इंट्रोडक्टिव वीडियोस को और मोटिवेशनल वीडियोस जो हैं उनको ज़रूर देखें। अब इस उम्मीद के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा कि अगर आपको ये कोर्स पसंद आया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जाके इसका फ़ीडबैक भी देंगे और अपने दोस्तों को, कोलीग्स को, स्टूडेंट्स को, टीचर्स को, सबको मेरा ये कोर्स रिकमेंड भी करेंगे। आपकी इस बातों का बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।